सीरीज की शुरुआत नए फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत होने जा रही है और यूएस मार्केट से आपको जो लगातार संकेत अच्छे मिल भी रहे थे। डाउ और नास्डैक दोनों वीकली परफॉर्मेंसेस के लिहाज से 2-2% तक आपको गेन्स दिखाई दिए। जॉब लेबर डेटा थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाया। तो इतने कोहेसिव एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट के बीच क्या इंडियन मार्केट्स अब परफॉर्म करेंगे, यही सवाल रहेगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रियंका, मेरे साथ है अजय और मानसी। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मानसी, अजय, गुड मॉर्निंग। अजय, ये तो कहना पड़ेगा कि देखिए एनवायरनमेंट सपोर्टिव था लेकिन इंडियन मार्केट्स मूड में नहीं लग रहे थे। अब लग रहा है थोड़ा सा मूड बनता हुआ दिख रहा है। देखिए इंडियन मार्केट में अनफॉर्चुनेटली ट्रेडर्स को, गुड मॉर्निंग मानसी एंड प्रियंका, ये लगता है कि मैं पहले नहीं लूंगा, कोई और पहले ले, उसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा। लेकिन गुड न्यूज और गुड प्राइसेस दोनों साथ में आते नहीं है। और आपने देखा कि यूएस मार्केट एक अपनी चाल में चल रहा था। इनफैक्ट नैस्डैक तो 20% चल गया नीचे से, 18-19% चल गया इस समय। कल मैं डेटा देख रहा था, आप सरप्राइज होंगे इस बात को देख के कि वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इस समय यूएस है। मतलब सारी चिंताएं वहां से निकल के आ रही हैं, लेकिन वो बन गया वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। और मेजर मार्केट्स में सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म कौन सा मालूम है? जहां कोई चिंता ही नहीं है, मतलब कोई चिंता नहीं कहना नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चमकता हुआ सितारा था, लेकिन उस पर घने बादल आ गए इस समय अंडर परफॉर्मेंस के, जो कि इंडिया है। बट ऐसा ही होता है, प्राइस और मैक्रो डेटा और सब एक साथ नहीं चलते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं। और हमें इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स को उसके साथ चलने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन यूएस में काफी अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि एक तो आपने यूएस का जीडीपी देखा, उम्मीद से नीचे आया, जो कि खुशी की बात है यूएस मार्केट के लिए। इंडेक्स इस वीकेंड बहुत ज्यादा डेटा आने वाला है, जो फेड देखता है पीसीई, वो डेटा आएगा और उसमें उम्मीद ये है कि वो थोड़ा नरम हो सकता है। कल आपने जॉबलेस क्लेम का डेटा देखा ही, तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट पहले ही तेजी के मूड में आ गया है, इससे पहले कि पॉज हो, इससे पहले कि रेट्स धीरे किए जाएं। लेकिन कमेंट्री जो यूएस ऑफिशियल्स की आ रही है वो थोड़ी अभी भी वो गाइड यही कर रहे हैं कि साहब रेट हाइक को रुकने नहीं वाले हैं जल्दी, भले थोड़ा धीरे हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, बट रुकने नहीं वाले हैं। लेकिन बॉन्ड मार्केट हमेशा एक पहले फैक्टर इन करता है, तो पता नहीं सही है या नहीं, बट यूएस मार्केट में जो तेजी है वो कुछ आगे आने वाले नरमी की अंदेशा है। सही है या गलत है ये हमें बताएंगे अनुराग सिंह जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुराग, गुड मॉर्निंग। ये मामला क्या है? यूएस मार्केट किस बात की इतनी खुशी मना रहा है कि बेस्ट परफॉर्मिंग बन गया है वर्ल्ड का? अजय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक तो ये अच्छा लगा कि अभी हमारा मार्केट भी एटलीस्ट इंडिया में उम्मीद है कि चलिए ये भी थोड़ा जागेगा। लेकिन अजय, इसमें ऐसा हुआ है कि, और देखिए सब अंदाजा भी लगा रहे हैं, बट क्योंकि बैंक्स में इतना फियर आ गया था कि लिक्विडिटी क्राइसिस तो है, एंड इट क्विकली रेज क्वेश्चंस कि देखिए क्रेडिट क्राइसिस भी हो सकता है। तो सम मनी इज कमिंग आउट ऑफ बैंक्स, और वो आई एम टॉकिंग स्टॉक मार्केट मनी, और वो फिर बिग टेक में जा रहा है। और लार्जली अगर आप नैस्डैक को भी देखें अजय, तो ये सिर्फ जो टॉप के हमारे 5-6 स्टॉक्स है ना, जो कैश रिच हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वहां पर फ्लाई कर रहा है। अंदेशा ये है कि अगर बैंक्स में क्राइसिस आता भी है, तो इफ यू आर विद प्रॉफिटेबल बिग टेक कैश जनरेटिंग कंपनी जिनके ऊपर डेट ही नहीं है, तो यू आर वेरी मच सेफर। तो ये थियोरी मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगती है कि मनी इज चेजिंग, जो मनी मार्केट से बाहर नहीं आ सकता है एंड उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहना है, इट इज ट्राइंग टू गेट इनटू कैश जनरेटिंग प्रॉफिटेबल बिग टेक जीरो डेट कंपनीज, जिनको अगर रिसेशन आ भी जाए तो ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। सो यू सी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड दीज कंपनीज, गूगल, इवन नेटफ्लिक्स, एनवीडिया, दीज आर कमिंग बैक। कुछ इसमें बहुत अंडरवैल्यूड थी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट आई वुड से अंडरवैल्यूड हैं, बट उनका कैश जनरेशन इतना स्ट्रांग है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अजय कि दिस इज वेयर द मनी इज ट्राइंग टू फाइंड, बट अदरवाइज कोई खास वजह नहीं है अजय। हमें कल पीसी नंबर्स दिखेंगे। एक और अंदेशा है अजय, आई थिंक विच वी शुड आल्सो डिस्कस, विच इज दैट मार्केट थिंक्स दैट अब प्राइस हाइक तकरीबन एंड पर है। सो उसको कि अदरवाइज उसके बिना कोई ऐसी रैली चल नहीं सकती है। सो वन सेक्शन वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स के देखिए चलिए 25 बेसिस पॉइंट और आ जाएगा, लेकिन तकरीबन अब हम पीक पे पहुंच चुके हैं। एंड यू नो दैट मार्केट हैज टू प्राइस इन बिफोर फेड पिवट्स कम्स एंड सेज के देखिए अब हम रेट हाइक्स रोक रहे हैं। सो कुछ वो एक कैलकुलेशन चल रहा है। मैं उसको ज्यादा मानता नहीं हूं अजय, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो पिछले जुलाई से चल रहा है और कितनी बार गलत प्रूव हुआ है। सो आई डोंट रियली थिंक के द वर्स्ट इज ओवर एक्चुअली। ये बताइए कि यूएस मार्केट में एक 10 साल की रैली के बाद करेक्शन आया था, जो बहुत ओवरड्यू भी था, चाहे वो कोविड के बाद भी कुछ खास करेक्शन जारी ही अभी है। आप 3200 का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि आप थोड़ा अभी ले लें माल
और उसके बाद बाजार गिर जाए 10%, वो आपको कंफर्टेबल रहेगा, या आप डेटा का वेट करेंगे 10% ऊपर ले लेंगे वो चलेगा? बट व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी आपके हिसाब से? नहीं तो 32 का तो नहीं इंतजार करूंगा. आई वुड से माय जोन इज एनी टाइम बिलो 36, 34, 36 to 35 इज अ गुड टाइम टू बाय. देखिए, इट विल बी फुलिश टू से कि मैं एकदम बॉटम पकड़ लूंगा, बट आई वांट द राइट प्राइस. अच्छा, अगर अजय आगे अब एक चीज और देखें, व्हाइल द बॉन्ड मार्केट इज सेइंग कि रेट्स पिवट होके वापस रिवर्स हो जाएंगे, इक्विटी मार्केट ने अर्निंग्स रिसेशन को प्राइस इन नहीं किया है. अब 3% की ग्रोथ तो 2.6 की तो पिछले क्वार्टर में आई थी, इस क्वार्टर की ग्रोथ लग रहा है जीडीपी की 2% है, तो ये तो कोई रिसेशन जैसा दिख नहीं रहा है. तो अल्टीमेटली आई थिंक देयर विल बी अ डे ऑफ रेकनिंग विच विल कम. बट अभी अगर आप देखें तो डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में, रिटेल में काफी सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया है. सो दे आर ट्राइंग टू प्राइस इन द रिसेशन. तो अजय वहां पर कोई भी अगर राइट प्राइस पे मिलता है तो वी कंटिन्यू टू बाय इन. रादर आई थिंक फाइनेंशियल्स में अभी एक झटका और आए, आई होप, एंड देन विल बी बिग बायर्स. इवन कुछ बैंक्स जो मीडियम साइज बैंक्स है अजय, they are at a very good price and they don't have as much of credit risk. So we are also trying to enter there. Obviously सारा मार्केट एक साथ में टाइम नहीं किया जा सकता. We are comfortable अजय as long as we buy and market can fall another 10-15%, right? But not at these levels. ये थोड़े ज्यादा हैं. चलिए, तो वट एवर लेवल्स वी बाय, द कंफर्ट शुड बी इम्पोर्टेंट. अनुराग, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग. भारत में तो हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और डेटा स्पेसिफिक अनुराग, ग्लोबल मार्केट्स में और भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आने वाले हैं, पीसीई के डेटा भी हैं. तो इसका आकलन करने के लिए, इसके एनालिसिस करने के लिए सोमवार को फिर से हम आपसे जुड़ना चाहेंगे. उम्मीद करते हैं आप तब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी तरह से ग्लोबल मार्केट्स पर जिस तरह से अपने एनालिसिस हमें दे रहे हैं और उस वक्त भी अपनी सारे अप्रोच हमारे साथ शेयर करेंगे. हैव अ नाइस डे टू यू. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस. तो चलिए जी, इस वक्त विदेशी बाजार से संकेत तो बेहतर आ रहे हैं. भारतीय बाजार रामनवमी के उपलक्ष्य पर एक दिन की छुट्टी बनाकर जब आए तो हमें 2 दिन के ग्लोबल सेंटिमेंट्स को डाइजेस्ट करना था. वो सेंटिमेंट्स अच्छे इस वक्त दिख रहे हैं. भारतीय बाजार के लिए नई सीरीज की शुरुआत और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र. ये आए 4 अहम ट्रिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर. ग्लोबल मार्केट्स में मजबूती. इस बीच भारतीय बाजार में आप डिफेंस स्पेस पर खास तौर से नजर रखें, क्योंकि बीडीएल, बीएल, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे बड़े ऑर्डर विंस के चलते. गैस शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए. यूनिफाइड टैरिफ में 73.93 के जो लेवल्स हैं, 73 रुपये 93 पैसे के स्तर तय किए गए हैं, जिसके चलते गैस स्टॉक, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी खास तौर से नजर रखनी चाहिए. और साथ ही फार्मा डिफेंसिव प्ले में लगातार प्ले आउट कर रहा है. लुपिन के लिए खबर आई है, पीथमपुर प्लांट के लिए 10 आपत्तियां जारी की गई हैं. तो ऑब्जर्वेशन और इन आपत्तियों का क्या असर लुपिन के स्टॉक प्राइस पर पड़ता है, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी. आइए भारतीय बाजार की तरफ चढ़ते हैं और समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में पहली सीरीज की शुरुआत के संकेत इस वक्त कैसे दिख रहे हैं. अजय, कल की छुट्टी के बाद हमने देखा करीब 190 अंक के गैप अप की उम्मीद इस वक्त तो नजर आ रही है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ने शुरुआत अच्छी की थी. ऑफ कोर्स वहां से हल्की सी हम डाउनसाइड भी देख रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक मार्केट्स के ऑन अ फ्राइडे सेशन कैसे दिखेंगे? जी हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं. कल रामनवमी की छुट्टी थी. पूरे देश ने हर्षोल्लास से रामनवमी का पर्व मनाया और प्रभु राम का आशीर्वाद आज इंडियन मार्केट को जरूर मिलने वाला है. 200 पॉइंट का सीधा गैप अप आज होने वाला है. 17,300 की बात कर रहे हैं हम. बताइए, अभी हम 17,950 बात कर रहे थे एक दिन पहले, राइट? कहा 17,000 को टेस्ट किए जा रहे थे. 16,950, 16,800 की बात हो रही थी और सीधे हम 17,300 पे पधारे हैं आज सुबह. तो कहीं ना कहीं देखिए, अच्छी बात यह है कि एफआईएस की सेलिंग थमी नहीं है, लेकिन कमजोर हो गई है. तो वहां से हमें मदद मिल रही है. दूसरी बात, काफी ज्यादा शॉर्ट इन द सिस्टम है. अभी डिम्पी जुड़ेंगे. डिम्पी पिछले महीने कह रहे थे कि साहब 3 बैक टू बैक नेगेटिव सीरीज जो है ना, बहुत रेयरिटी है, कभी देखी नहीं गई, बड़े लंबे समय से देखी नहीं गई. यहाँ हमने आपको 4 बैक टू बैक नेगेटिव सीरीज दे दी है. तो प्रोबेबिलिटी की अप्रैल धमाकेदार हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो अच्छी बात यह है कि जितना भी एडजस्टमेंट होना है, आपने बड़े बड़े दिग्गजों से सुना कि इंडिया मार्केट अब वैल्यूएशन के हिसाब से एडजस्ट हो गया है. क्वालिटी चलने लगा है. स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप गिरना बंद हो गया है, वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज था. तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी इस बात का सपोर्ट आएगा और बाय ऑन डिप्स का जो माहौल है इंडिया में, वो उस समय सूट कर रहा है. मैं आपको यही बता दूं कि पिछले हफ्ते ऑलरेडी एसबीआई इकोनॉमिक्स जो सबसे ज्यादा सटीक इस समय व्यू दे रहा है, उनके सौम्यकांति घोष साहब ने ऑलरेडी अपने नोट में कहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी कि पॉज आएगा एसबीआई ये अपने आरबीआई की तरफ से. और बाजार कहीं ना कहीं ऑलरेडी इस बात को
पकड़ के चलना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर वाकई यूएस मार्केट में बैक टू बैक डेटा नेगेटिव होगा, इतनी जोर की रैली आएगी कि आपको मौका नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में चढ़ने का। तो इसलिए अच्छा ही है कि आप अच्छे मौके स्टॉप लॉस लगा के थोड़ी पोजीशन लॉन्ग लेने लगे। और यही आपको देखिए डेज हाई की तरफ कल बाजार बंद हुआ है। तो मुझे लगता है कि बैंक्स, रिलायंस, आईटीसी, एलएनटी, ये जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो पॉज के आहट में सबसे ज्यादा तेज चलेंगे, वो बाजार को काफी ज्यादा Infact, support कर रोलोवर्स सकते भी हैं। हैं अजय, ये कैपिटल जो- गुड स्पेस में, कैपिटल गुड स्पेस में, बैंक्स में इनमें अच्छे रोलोवर्स भी हैं। और FNO डेटा एफआईएस की पार्टिसिपेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं अजय, हम शुक्रवार को भी डिस्कस कर रहे थे कि पार्टिसिपेशन 8% से 18% हुई, तो जी हाँ। 10% की काफी इंक्रीज है। बड़े जबरदस्त लो नंबर से। और आने वाले हफ्ते में बढ़ी है। क्रेडिट पॉलिसी भी है जिसको आय करना होगा। डिम्पी गुड मॉर्निंग। ये जो एफआईआई जो है ऑलमोस्ट 8% तक चले गए थे लॉन्ग पोजीशन कम करके, इन्होंने बढ़ाई है लास्ट 2-3 दिन में। ट्रेंड कैसा दिख रहा है डिम्पी? गुड मॉर्निंग। 4 दिन से बढ़ाया था, ये 8% से सीधा 18% तक हो गया था, जिससे कि आपका बेस अच्छे से प्रोटेक्ट हुआ और काफ़ी फील गुड वाला फैक्टर हो रहा है। लेकिन एक थोड़ी निराशा वाली खबर आपको मैं बता दूं कि कल फिर से उनका डिप हो गया, वो 10% से फिर से नीचे चले गए हैं। हालांकि हमको बैक टू बैक चाहिए, क्योंकि कल जो था वो हम ये समझते हैं कि ये मार्च मंथ जो खत्म हो रहा है उसकी वजह से थोड़ी एडजस्टमेंट है, क्योंकि सीरीज तो शुरू हो गई है बट मंथ खत्म नहीं हुआ। आज लास्ट डेट है 31 फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग का, लेकिन सीरीज 1 डे बिफोर है 1 अप्रैल के, अब अप्रैल सीरीज के हिसाब से, इसलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि 9% पे डिप हो गया। लेकिन हाँ, ये फील गुड तभी, हमने आपसे कई बार ये कहा है कि मार्केट के अंदर जब तक एफआईज नहीं आएगा आपका मन अच्छे से नहीं लगेगा बाजार के अंदर, और एफआईज आया तो थोड़ा मन लग रहा है। खैर एनी हाउ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के साथ शुरुआत कर रहा हूँ सीरीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ओवर कितना हुआ इस बार? 74% का रोल ओवर निफ्टी पे गया है, और ये एवरेज 80% का रहता है, यानी कि इस बार के हम एवरेज रोल ओवर से थोड़ा कम गए हैं, बट बैंक निफ्टी में अबव द एवरेज गए हैं। इस बार का बैंक निफ्टी का रोल ओवर है 93% का, और उन्होंने एवरेज रहता है इसका 88-89% का रोल ओवर का। तो इस बार हम अबव द एवरेज बैंक निफ्टी के अंदर आए हैं। हमने फिर ना ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी चेक किया कि एक्चुअली मार्केट में डेप्थ कितनी है, क्या हम दमदार ओपन के साथ आए हैं कि नहीं आए हैं। यस, दमदार ओपन के साथ आए हैं। 2 लाख प्लस ओपन है इस बार ओपन इंटरेस्ट हमारे पास है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट करीब 1.5 लाख के आसपास है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है 20,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बताना क्योंकि सीरीज जो है आप अच्छे बारूद के साथ आ रही है, ये शॉर्ट कवरिंग के काम आएगा। हाँ, अगर दबाव आया तो ये प्रेशर बनाने के भी स्पीड से काम आएगा, क्योंकि विक्स अभी भी हाई है। एनी हाउ, प्रीमियम पे आ जाते हैं। प्रीमियम भी अच्छा आया है इस बार का सीरीज का, 140 पॉइंट का प्रीमियम के साथ हम सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का प्रीमियम है 320 पॉइंट का प्रीमियम है। इसका मतलब ये है कि अच्छे फील गुड फैक्टर के साथ आपने मार्केट के अंदर शुरुआत की है। फिर हमने ये चेक किया कि अप्रैल मंथ के अंदर टिपिकली एक्सपायरी कैसी रहती है और मंथ कैसे रहता है। तो पिछले 2 साल से अगर आप वैसे चेक करेंगे तो माइनस रहता है। उम्मीद करते हैं इस बार शायद माइनस नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम 4 बार माइनस ऑलरेडी देख चुके हैं। तो शायद इस बार हम बैक टू बैक थोड़ी माइनस ना आते हुए हल्की रिकवरी आते हुए देखें, और एक परसेंटेज में 2 से 3% हो सकता है। आते हैं फिर हम सीधा निफ्टी पे गए। एक्चुअली निफ्टी के अंदर कल क्या हो रहा था, निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ये अच्छी बात है, काफ़ी दिनों के बाद हम खरीदारी देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी ठीक ठाक है। सेम विद द बैंक निफ्टी, वहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग हुआ है, शॉर्ट कवरिंग नहीं बल्कि फ्रेश लॉन्ग हुआ है। खरीद रहे हैं लोगों का मन है आप खरीदने का, लोगों को अच्छा लग रहा है कि अब हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एवरेज की बाय हो रही है, कुछ फ्रेश बाय भी मार्केट्स के अंदर आई है, जो कि फाइनेंशियल के हिसाब से भी कई बार आ जाती है। हमने फिर पीसीआर वगैरह चेक किया तो बैंक निफ्टी का पीसीआर ठीक है, वो 1 के ऊपर है, बुल्स ग्रिप अच्छी है। बैंक निफ्टी आपका रियल इंडिकेटर बनेगा आगे चल के। देखिए पिछले 2-4 दिन से भी बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा चल रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, रोल के हिसाब से भी और पीसीआर के हिसाब से भी। आते हैं विक्स पे, वो कभी 13.5 के आसपास है, थोड़ा और गिरने के चांसेस हैं। आप ध्यान रखिएगा 9% टूटा था लास्ट विक्स, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो इस बार विक्स की अच्छी करेक्शन, यानी कि फियर कम हो रहा है मार्केट के अंदर, ये एक और इंडिकेटर्स के तौर पर भी है। एक और अच्छा साइन आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर हुआ है इंडेक्स ऑप्शंस का। 21,000 करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस बाय हुई हैं, और ये मतलब सीरीज की शुरुआत में आ जाए तो ये रेयर हमको मिलता है। इस सीरीज की शुरुआत में हमको मिल रहा है 21,000 करोड़ का प्लस पोजीशंस, ये एक अच्छी चीज़ है। और जो एफआईज वाला नंबर आप पूछ रहे थे वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि वो 9% पे डिप होकर आया है, लेकिन 102 दिन देखना होगा। मेरे को लगता है कि शायद 12-13% कल परसों में फिर से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी हम जोड़ते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं? सौरभ सिसोदिया और संतोष मीना भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सौरभ एंड संतोष। संतोष, आपके चेहरे पे बहुत ही शानदार मुस्कुराहट मुझे जो है आपसे पहला सवाल पूछने के लिए मजबूर कर रही है। ये मुस्कुराहट किस बात का अंदेशा है कि देखा आ गए वो लेवल्स, या लॉन्ग लेके गए थे आप? क्या मामला क्या है?
नहीं अच्छा, positivity की म्यूट तो शुरुआत कर, अनम्यूट तो करिए अपने आप को। सॉरी, हाँ बताइए। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एक FY23 खत्म हो रहा है, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है, तो पॉजिटिव नोट के साथ होना चाहिए। तो चेहरे पे मुस्कान रहेगी तो शायद मार्केट में ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट में बॉटम आउट होने के सिग्नल्स मिल रहे हैं। और टेक्निकली भी देखा जाए तो निफ्टी 16,800 के आसपास एक फॉर्म बेस बनाने की कोशिश की है। हालांकि कन्विक्शन कब लौटेगा, 17,200 220 का जो एरिया है उसके ऊपर निकलता है, क्योंकि ये 20 डे मूविंग एवरेज भी है और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी वहाँ पे काफी ज्यादा वाई बिल्डअप है। तो उसके ऊपर निकलता है तो मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। और हम ये एक चीज नोटिस करें कि नेस्डेक जिसने बियर मार्केट को स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, वो एक बुल मार्केट में आ गया है, क्योंकि लोअर लेवल से उसने 20% रैली दिखाई है, जो एक डेफिनेशन होती है कि स्टॉक कोई भी इंडेक्स या स्टॉक बुल मार्केट में आ जाता है। तो वहां से एक सिग्नल मिल रहा है। ये गिरावट क्यों शुरू हुई थी कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो हुआ था अपवर्ड स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट पिक आउट होते दिखेंगे यूएस में, और वो सभी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। तो बुलिश साइंस है। अभी भी FIS काफी, ये जो सीरीज की शुरुआत हुई है काफी हैवी शॉर्ट्स के साथ हुई है, तो शॉर्ट कवरिंग की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। और हिस्टोरिकली अप्रैल मंथ पॉजिटिव माना जाता है। हमको शुरू के फर्स्ट 3 मंथ जनवरी फरवरी मार्च पेन रहता है मार्केट में, लेकिन अप्रैल के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो होप्स हो कि ये रैली इस बार भी देखने को मिले। तो मेरा आज के हिसाब से निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 17,020 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 17,200 का टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमको अच्छे रोल ओवर भी देखने को मिले और यहाँ रिलेटिवली स्ट्रेंथ देखने को भी मिल रही है। तो यहाँ 40,440 इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 39,700 स्टॉप लॉस रहेगा। और निफ्टी में 17,220 के ऊपर टिकता है और बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर टिकता है, तो हमको एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। सो दोनों में ही खरीदारी का व्यू है और बुलिश व्यू है। तो सो पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट किया है। अप्रैल मंथ शायद अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग और यहाँ से पैसा बनने के चांसेस हैं, और यही आपके मन में जो है लड्डू फूट रहे हैं कि भाई ये मुनाफा बनेगा इस सीरीज में। सौरभ के पास जाने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया से विजुअल दिखाता हूँ और उससे भी आपको मन में काफ़ी खुशी आएगी। डायरेक्टर साहब प्ले करिए। आपने देखा होगा कि अब रीजनल और स्पेशली भारतीय जो म्यूज़िक है, ये देखिए नाटू नाटू सॉन्ग पे जो है G20 में मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन ये सारे विदेशी हमारे इन्वाइटीज़ और डिग्नेटरीज सब नाटू नाटू सॉन्ग पे चंडीगढ़ में जम करना चाहिए। एक तो शहर भी ऐसा, खाने पीने का मज़ा, म्यूज़िक का मज़ा और काम भी। ये देखिए भंगड़ा हो रहा है नाटू नाटू पे, क्या बात है। सौरभ अब ये बताइए कि यहाँ पे लॉन्ग ट्रेडर्स भी इसी तरह भंगड़ा करेंगे कि नहीं? इस महीने इस सीरीज में पैसा बनेगा? गुड मॉर्निंग अजय। तो पहले अगर हम देखें तो मार्च महीने में मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखने मिला था, और पिछले एक हफ्ते से देखें तो मार्केट एक नया लो नहीं बना पा रहा है। तो ये फर्स्ट साइन है कि जो बुल्स की स्ट्रेंथ है वापस आ रही है, लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और मेरा मानना है 16,900 17,000 का जोन काफी स्ट्रॉन्ग जोन है फॉर द निफ्टी। तो यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है फॉर लॉन्ग्स है। इनफैक्ट निफ्टी पर किसी को अगर बाइंग करनी है तो 16,950 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड 17,250 तक तेजी देखने मिल सकती है। 17,250 के अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो आई थिंक 17,500 के लेवल्स अप्रैल सीरीज में देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो 39,500 से 39,600 का जोन है, वहां पर मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। कल ऑलमोस्ट 40,000 के लेवल्स भी क्रॉस हुए थे। आई थिंक आज 40,000 के अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो बैंक निफ्टी में 40,500 से 41,000 की तेजी देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी में एक और पॉजिटिव बात है कि उसने कल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो मेरा मानना है बैंक थोड़ा आउटफॉर्म कर रहा है और निफ्टी भी बैंक्स को फॉलो करेगा और निफ्टी में भी आउटफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए ज्यादा फेवरेबल है रादर देन शॉर्ट्स। यहाँ पर लॉन्ग्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, यानी गैप अप के बाद भी आपको मौके मिल सकते हैं। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी एक्सपर्ट से समझेंगे। पहले आज के 3 बड़े स्टॉक्स समझ लेते हैं। शरद से त्रिमूर्ति शेयर। शरद बताएं। जी बिल्कुल फोकस में रहने वाला सनोफी, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो उनकी जो कंज्यूमर केयर बिजनेस है इंडिया में उसको डिमर्ज कर सकती है, सेपरेटली हाइव ऑफ करेगी और बाद में लिस्ट करेगी। एक टाइप से ये वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज हो सकता है, और ओवरऑल देखा जाए तो जो पेरेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसी को मिरर करने वाली है और बाद में ये लिस्ट करने वाली है। प्रमोटर्स का लगभग 60% स्टेक जो है कंपनी में है, तो इसको ज़रूर फोकस में रखेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है आपका
मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहाँ पे जो है यूके की प्लूटस वेल्थ ने जो है लगभग 30 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 1% स्टेक की। जो सेलर थे वो प्रमोटर थे, जिन्होंने लगभग 280 करोड़ के रुपए के शेयर्स को जो है बिकवाली की थी ओपन मार्केट में। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा लुपिन, और यहाँ पे उनके पीथमपुर प्लांट फोकस में रहने वाला है, जहाँ पे यूएस एफडीए ने जो है 10 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। इस ऑब्जर्वेशंस का कितना महत्व है ये जो है पूरे अभी तक हम जो है जोड़ नहीं पा रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करें माइल्ड टू नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, और ओवरऑल इंस्पेक्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। नवंबर 2017 से जो प्लांट है ऑलरेडी वार्निंग लेटर में चल रही थी, और लास्ट इंस्पेक्शन हुआ तो वहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशंस देखने मिले थे। तो लुपिन पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल, ल्यूपिन, इन पर जरूर इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। शुक्रिया शरद, ये सारे स्टॉक्स और ये इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके लाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आप समझ लेते हैं आज के स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कहाँ है, कहाँ लॉन्ग के मौके आज बनेंगे। संतोष आप बताएं, आपके लिए आपके रडार पर कहाँ होगा? रोलोवर्स तो अच्छे दिखे हैं, सीमेंट स्पेस में भी दिखे हैं, इनफैक्ट टेक्सटाइल कैपिटल गुड्स में भी थोड़ा मिक्स सेंटिमेंट दिखा है। आपके रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं? यस, मेरे 2 बाइंग रिकमेंडेशन है, दोनों ही कैपिटल गुड स्पेस से, क्योंकि और दोनों ही स्टॉक FY23 के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स की लिस्ट में से है, और हम देखें कि रोल ओवर भी काफ़ी हेल्दी हुए हैं। ABB और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दोनों के चार्ट पैटर्न्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी अच्छा है। आज 31 मार्च है तो थोड़ा NAV प्रॉप भी हमको देखने को मिल सकता है, तो जो नॉर्मली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं वो आज के दिन थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, तो दोनों में ही खरीदारी की सलाह है। ABB को बाई करना चाहिए, 3350 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3500 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन का 385 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 415 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। तो चलिए खरीदारी की कॉल्स इस वक्त आती हुई, और कैपिटल गुड्स स्पेस फोकस में है, और हो भी क्यों ना इंफ्रा, रेलवे इंफ्रा, चाहे फिर किसी भी तरह के प्लेस हो या फिर केपिक्स हो, और कैपिटल गुड्स यहाँ पर लगातार सरकार का भी बढ़ा फोकस देखने को मिला है। ताज़ा अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का निरीक्षण भी किया है, और ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से खास बातचीत की, और ये नए संसद भवन की तस्वीरें, निरीक्षण उन्होंने किया, जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन चलिए नाटू और इस नए पार्लियामेंट की निरीक्षण की खबरों के साथ साथ उम्मीद यही है कि आज सुबह जहां बाजार के लिए सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, खरीदारी की कॉल्स और ये कॉल्स जो हैं वो साबित भी होती दिखे। सौरभ से भी जानते हैं, सौरभ क्या लगता है, इंडेक्स पर तो नाटू डांस होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भी खरीदारी के मौके आज बाजार में देखने को मिलेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। इनफैक्ट आज जो मेरे दोनों पिक्स रहेंगे ऑन द लॉन्ग साइड रहेंगे। पिछले पूरे 1-2 हफ्ते तक मैं हमेशा लॉन्ग प्लस शॉर्ट मेंटेन कर रहा था, बट अब जो मार्केट की ब्रेथ हो रही है, फेवर्स बुल को कर रही है, तो दोनों स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड रहेंगे। पहला रहेगा जेके सीमेंट। हम देखेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया था, लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाने के बाद अपनी अपर एंड ऑफ द रेंज को ब्रेक किया है। फ्यूचर्स डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 24% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर काफी फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। तो मेरा मानना है स्टॉक में और तेजी इस अप्रैल सीरीज में देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी, एक 2940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और जो टारगेट रहेगा 3000 का लेवल क्रॉस होने के बाद आई थिंक 3050 और 3100 तक के भी लेवल्स जेके सीमेंट में नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड एक और लॉन्ग पिक रहेगा जाइडस लाइफ में। इस स्टॉक की बात करें तो पिछले 2-3 महीने से लोअर लेवल से एक अच्छा बाइंग डिमांड देखने मिल रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइस बना रहा है, इनफैक्ट अपने मंथली हाइस के आसपास ही है। तो मेरा मानना है यहाँ पर क्लियरली बाइंग डिमांड विजिबल है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इस स्टॉक में मुझे लग रहा है आगे जाते हुए और आउटपर्फॉर्मेंस देखने मिलेगा। इसमें भी करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड 510 के लेवल्स नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। ठीक है संतोष, आपके ट्रेडिंग आइडियाज? अजय जी मैं ऑलरेडी शेयर कर सकता हूँ। संतोष ने अभी दिए ट्रेडिंग आइडियाज। ओके, उन्होंने ऑलरेडी दोनों ने बाय कॉल्स दी हैं। ये जाइडस में कुछ हो रहा है, इसमें प्रमोटर बाइंग भी हो रही है। करेक्ट। और काफी दिनों काफी समय से चल रहा है जाइडस। चलिए नूरेश आ गए आज हमारे साथ। नूरेश गुड मॉर्निंग। पहले ये बताइए मार्केट पे क्या कॉल बन रहा है आपका इस समय, ट्रेडिंग आइडियाज उसके बाद शेयर करिए। तो मार्केट में काफी पॉजिटिव व्यू है, और अगर हम देखें कि ग्लोबली जो हुआ, अगर कल देखें तो नैस्डैक इज अप 20% रीसेंट लो से, 6 मंथ हाई है। डैक्स जो जर्मन इंडेक्स है जहां पे डॉइचे बैंक लिस्टेड है,
वो इंडेक्स ने एक 52 वीक हाई बनाया हुआ है और ज्यादा दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर देखें तो बाउंस बैक अक्रॉस एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स हुआ है। डॉलर इंडेक्स फिर से 102 के नीचे है और कोशिश कर रहा है कि अगर 101 के नीचे चला जाए। डाउ जोन्स 30 ने भी नया स्विंग हाई बनाया रिसेंटली। सो ओवरऑल काफी पॉजिटिविटी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इंडियन निफ्टी का स्विंग हाई है 17,200 का, वो आज क्रॉस होना चाहिए और ओवरऑल एक मूव 17,600 की तरफ शुरू होना चाहिए। एक क्विक फॉलोअप नरेश, क्या हाई प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि इंडियन मार्केट में एक बॉटम बन गया है और अब लोड अप करना चाहिए अपना ट्रक? मेरा मानना यह है कि अगर हम देखें कि निफ्टी आपको बता नहीं रहा है कि कितना बड़ा मूव हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है बैक टू मार्च टू अगस्त 2021 के प्राइसेस है, इक्विवेलेंट टू 16,400 टू 16,200 के प्राइस बैक्स पे है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 अगर हम देखें तो 2018 का भाव फिर से आ गया है। और अगर हम 5 साल का भी रिटर्न देखें बीएसई स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस में, तो 5 साल का रिटर्न भी 30-35% से ऊपर कोई भी इंडेक्स में नहीं है। तो 5 साल का रिटर्न भी ग्रेट नहीं है। स्मॉल कैप 100 का 5 साल का रिटर्न 0 हो गया। तो इंडेक्स में उतना बड़ा मूव नहीं आ सकता है जितना स्टॉक्स में आ सकता है। तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक्स में बॉटमिंग आउट हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप बेटर करेंगे यहाँ से, निफ्टी भी बेटर करना चाहिए। इनफैक्ट अजय ये बात बिल्कुल। तो नरेश, आपके ऐसे में ट्रेडिंग आइडियाज क्या है? दो लार्ज कैप बैंकिंग स्पेस से रहेंगे। सबसे पहले बाय है एसबीआई पर, जहाँ पे एक अच्छा 20% का करेक्शन हुआ था टॉप से 620 से 500 का बॉटम, और 500 का बॉटम मुझे लास्ट 1 साल से होल्ड कर रहा है। रीसेंट लो भी था जो अडानी के अनाउंसमेंट के वक्त गिरा था तब। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। इनिशियल टारगेट होगा 550-560, स्टॉप लॉस 505। दूसरा बाय होगा एक्सिस बैंक पर, इसमें भी 10-15% करेक्शन टॉप से आया हुआ है। अच्छा बेस बन चुका है 815-820 में, स्टॉप लॉस होगा 830, टारगेट होगा 900। तो बिल्कुल बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एसबीआई और एक्सिस बैंक पर है नरेश की नजर। थैंक यू नरेश, अपने आइडियाज और मार्केट पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए त्रिमूर्ति सेगमेंट में जो कुछ शेयर्स डिस्कस हुए हैं उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। और सबसे पहला स्टॉक जो नजर में आ रहा है एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसकी बातचीत भी हम करते हैं। और अब तो प्लूटस वेल्थ ने करीब 30 लाख शेयरों की खरीदारी की, यहाँ पर ये ताजा खबर। जी आपको याद होगा परसों सुबह ये ब्लॉक हुआ था और हम इस बारे में बात भी कर रहे थे। एक तो ये स्टॉक के अंदर जितने बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं उससे एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बाइंग है। दूसरा प्लूटस जो है वो एक लंदन/दुबई बेस्ड फंड है जो इंडिया के मिड कैप स्मॉल कैप में लगाता है पैसा। और ये जो है इन्होंने पिछले कुछ 2-4 साल में अगर आप प्लूटस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको नजर आएगा कि काफी अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स इन्होंने पिक किए हैं। तो ये 30 लाख शेयर इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट जी। 30 लाख शेयर लिए, 2-4 लाख शेयर नहीं है। तो इसको मैं अपने रेडार पे जरूर रखूंगा। एक बार चार्ट चेक भी कर लेते हैं। सौरभ, मैक्स फाइनेंशियल जरा बताइए, ये यही भाव था 1-1.5 महीने पहले भी 610-620 का, यहां से रैली करके ऑलमोस्ट 880-900 गया। रेटे साहब 6 महीने का ग्राफ दिखाइए, फिर वापस मिल रहा है इस भाव पे। एंट्री लेनी चाहिए, ट्रेड बनता है क्या? जब इस स्टॉक को अगर देखें तो पिछले 1 महीने में कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। तो मेरा मानना है अगर यहाँ पे अगर बाइंग भी करना है तो 640 का माइनर हर्डल है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाई करूंगा। 640 का प्रीवियस स्विंग लो भी था। आई थिंक 640 के ऊपर क्लोजिंग आती है थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा रहेगा। इन दैट के जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 620 का मेंटेन करना है। और ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है जो तेजी देखी जा सकती है 750 जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है वहां तक तेजी देखने जा सकती है। करंटली कोई बाइंग डिमांड के संकेत नहीं है, बट आई थिंक 640 या 650 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। आप वेट करेंगे क्यूज के लिए, 640 के ऊपर आप इसे बाय करेंगे, ठीक है। कुछ और स्पेसेस को भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट डिफेंस स्पेस में कई सारे ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड, आपको याद होगा कि बुधवार को वहां पर अच्छा खासा मोमेंटम भी था और ओवर दिस ये जो कल एक न्यूज़ भी आई कि उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिले मिसाइल के लिए लगभग 9800 करोड़ के। और इनफैक्ट इस स्पेस में हम जी शिपिंग को भी डिस्कस कर रहे थे, वहां पर भी अच्छी, और कॉनकॉर भी चल रहा था। कोचीन शिपयार्ड, जी शिपिंग और कॉनकॉर, इस पूरे स्पेस में कहां पर मौके दिखते हैं संतोष? यस, आज डिफेंस सेक्टर पूरा फोकस में रहने वाला है। कई सारे ऑर्डर्स मिले हैं। तो टेक्निकली एक तो जी शिपिंग का चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे एक बेस बना के इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया। तो आज मॉर्निंग में ही शायद और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 670 का इमीडिएट टारगेट आ रहा है। 670 क्रॉस करता है तो 720-25 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बीडीएल शायद एक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर हो सकता है। इसको ऑर्डर वाइज भी देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। और टेक्निकली भी यहाँ भी एक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे इसने एक बहुत बुलिश कैंडल बनाई
ही है। तो जो पुराना हाई था 1000 के आसपास का, वो क्रॉस होते नजर आ सकता है, और 1000 क्रॉस करता है तो शायद हमको 1060 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो जी शिपिंग और BDL दो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है डिफेंस स्पेस में। तो चलिए डिफेंस काउंटर्स पर तो नजर रहेगी, क्योंकि खास तौर से यहाँ पर बड़े ऑर्डर विंस के चलते BDL जैसे स्टॉक्स फोकस में है, BEL कोचिन शिपयार्ड और HAL पर लगातार हम बातचीत करते रहते हैं। करीब 9800 करोड़ के ऑर्डर्स रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिलते हुए। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स का रुख करते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर पर भी, क्योंकि आने वाले दिनों में इनफैक्ट कल ही हम देखेंगे ऑटो बिक्री के डेटा भी आते हुए दिखेंगे, जिस पर मार्केट्स सोमवार को रिएक्ट करेंगे। तो चलिए ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स जान लेते हैं। वामाक्षी हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, आप बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम लुपिन के साथ। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। हाल ही में हमने देखा था कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी यूनिट 2 है पिथमपुर में, वहाँ पर US FDA ने अपनी इंस्पेक्शन कंप्लीट की थी। फॉर्म 483 इशू किया था 10 ऑब्जर्वेशंस के साथ। और मैक्वारी का कहना है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो थोड़े हाई हैं, और ये जो न्यूज़ फ्लो है वो स्टॉक के लिए माइल्डली नेगेटिव हो सकता है। मगर इसके बावजूद मैक्वारी ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 790 प्रति शेयर का। L&T अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। UBS का मानना है कि मार्जिन रिकवरी और अपकमिंग इलेक्शंस मेजर कंसर्न्स है इन्वेस्टर्स के लिए। काफ़ी मजबूत ऑर्डर्स उन्होंने विन किए हैं FY22 और 23 में, और उनका जो एग्जीक्यूशन है वो FY24 और 25 में हमें दिख सकता है। और इसी के चलते UBS ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2770 प्रति शेयर का। IT सेक्टर भी फोकस में रहेगा। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि 2023 के लिए आगे चलते हुए डिमांड काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। इनफैक्ट टियर 1 IT प्लेयर्स से वो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 से 5 साल में। इसके अलावा उन्होंने LTI माइंट्री को उनकी मार्की बाई लिस्ट में शामिल किया है। वेदांत फैशंस हमारे रेडार पर है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि मिनिमल केपेक्स रिक्वायरमेंट्स हेल्दी कैश कन्वर्जन साइकिल में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इनफैक्ट 58% रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो उनका वुमेन सेलिब्रेशन मार्केट है उसमें अपनी जो उनकी ब्रांड्स है वो स्केल अप कर सकते हैं, और ये एक नया ग्रोथ इंजन बन सकता है कंपनी के लिए। तो इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू किया है ये स्टॉक पर खरीदारी की राय के साथ। लक्ष्य दिया है 1400 प्रति शेयर का। SBI कार्ड्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। जेफरीज का मानना है कि SBI पेज में पेनिट्रेशन और को ब्रांडेड कार्ड टाइप्स के चलते मार्केट शेयर गेन बढ़ सकता है। NIMs बॉटम आउट हो सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में, और वहाँ से हम देख सकते हैं अच्छी रिकवरी हो सकती है FY24 से लेकर 26 तक। तो इन फैक्टर्स के चलते SBI कार्ड्स पर जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 900 प्रति शेयर का। और आखिर में इंडिको पर फोकस करेंगे। इन्वेस्टेक का मानना है कि कंपनी का जो कंपेटिटिव लैंडस्केप है, पूरी जो इंडस्ट्री का कंपेटिटिव लैंडस्केप है वो सुधर रहा है। इनफैक्ट इंडिको की कॉस्ट लीडरशिप की वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी लीड कर सकता है, और मार्केट शेयर गेन्स कंपनी के लिए अभी भी जारी है। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते इन्वेस्टेक ने इंडिको पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 2500 प्रति शेयर का। चलिए, तो ये है सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। इस पर विस्तार से आगे बातचीत भी होगी। फंडामेंटल एक्सपर्ट भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी इन रिपोर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। और हमारे साथ टेक्निकल पैनल तो है ही, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले फिर से चिंता का सबब बन रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 63% इंक्रीज कोविड केसेस में नजर आ रहा है। पूरे देश भर में भी अगर आप देखेंगे, भारत में भी करीब 3016 नए केसेस इस वक्त ताज़ा जो हैं वो डिक्लेयर होते हुए दिखे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है पिछले 6 महीनों में। कितनी बड़ी चिंता है ये, और इस पर किस तरह के आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस पर नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत छाजे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। इस वक्त यहाँ पर कोरोना की स्थिति जो कि एक तरह से बिल्कुल ठीक होती नजर आई थी, कुछ हद तक कंसर्न्स जो हैं पूरी तरह से खत्म हुए थे, उसमें वापस से ये केसेस का बढ़ना, और इसके साथ ही कई सारे अलग वेरिएंट्स, कई सारे अलग तरह के केसेस का आना, कितनी ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि देश भर में भी हम देख रहे हैं बढ़ते केसेस, और पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में तो एक बड़ा जंप देखने को मिला है। फिलहाल जो हम देख रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस हैं। ऑब्वियसली ये अच्छी बात थी कि हमें एक बहुत लंबा अरसा था जब भी हमारे पास कोई भी कोविड की केस डायग्नोज नहीं हो रही थी, कोरोना था नहीं, एंड यस इट हैज स्टार्टेड टू कम बैक अगेन।
फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं वो सब माइल्ड केसेस हैं, लोगों को सिम्टम 2 या 3 दिन के लिए रह रहे हैं मैक्सिमम। तो फिलहाल इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा लग नहीं रही है। इसका जो कोरोना केसेस बढ़ने का ये करंट टाइम जो है, ये इन्फ्लुएंजा का जो हमारे पास जो एक वेव चल रहा था पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया में, कि जो फ्लू के केसेस बहुत ज्यादा है, फ्लू के सिम्टम्स और कोरोना के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है इस वक्त। द ओनली वे हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे वो है टेस्टिंग से। बट मैं ये कहना चाहूंगा अभी भी डोमिनेंट केसेस जो अभी फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा के हैं, और उसमें कुछ केसेस कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। और इन्फ्लुएंजा के केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, इस वक्त हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं व्यूवर्स को, यहाँ पर फ्लू या इन्फ्लुएंजा या कोविड के जो केसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रिकॉशंस आप एडवाइस करेंगे? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि जो हमने कोविड के जो लहर चल रही थी उस वक्त कहा था कि जो भी व्यक्ति को फ्लू जैसे सिम्टम्स हो, फीवर हो, कॉफ हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए और अपना मास्क पहनने की आदत वापस मास्क दोबारा लगा लेना चाहिए। हमें मास्क की आदत दोबारा लगानी पड़ेगी। दिस इज नंबर 1। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे, बट उन व्यक्ति को जो लोगों को अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज है, जिन्हें क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, क्रॉनिक डिजीजेस है, जैसे क्रॉनिक लंग डिजीज है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या जिनका डायलिसिस चल रहा है, जो लोगों की ऑन्कोलॉजी की ट्रीटमेंट चल रही है, जो लोग इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन के ऊपर है, जो हम हाई रिस्क मानते हैं, हमें उन लोगों में ज्यादा केयर लेनी चाहिए। इन लोगों को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। यदि ये इंडिविजुअल्स पॉजिटिव आते हैं कोविड के लिए, या इन्हें कोविड जैसे ये फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो हमने इन्फ्लुएंजा और कोविड का दोनों टेस्ट करना चाहिए अगर उसे अप्रोप्रिएट लगता है ट्रीटिंग फिजिशियन को। और यदि एक केस पॉजिटिव आते हैं तो मॉनिटरिंग बहुत सख्त जरूरी है, और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो यही कहूंगा मैं। ऑलराइट डॉक्टर प्रशांत, देखिए हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को हेल्थ कमोडिटीज के लिए तो वैसे भी पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इन्फ्लुएंजा भी है और अब कोविड का भी एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। चलिए, लेकिन एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत आज समय देने के लिए और ये एडवाइस हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो पक्की है, क्योंकि अब तक मास्क पहनने की जो आदत छूट सी गई थी वो लग रहा है फिर से आपको एक बार रिवाइव जरूर करनी पड़ेगी। अब तो ऑफिस में, हमारे ऑफिस में बिना मास्क की एंट्री नहीं है, आपको मास्क लेकर रूल्स तो अवॉइड करने भी चाहिए। अगर हल्की सी भी चिंता बन रही है तो रूल्स अवॉइड करने चाहिए, वही सही रहेगा। एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और स्टॉक्स पर, कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो आई हैं उस पर एक्सपोर्ट्स का व्यू भी लेते हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी हैं आज बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। कई सारी रिपोर्ट्स अभी वमाक्षी लिस्ट आउट कर रही थी, उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो ल्यूपिन पर मैक्वायरी की आई है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑब्जर्वेशंस कई सारी हैं, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस की जो संख्या है वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी खबरें नेगेटिव कम है और आउट परफॉर्म की राय दी उन्होंने तो ल्यूपिन पे। आपका क्या व्यू बनेगा? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। दो चीजें आई थिंक फॉर द हेल्थ केयर स्पेस एज अ होल, जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स हैं वहां पे प्राइसिंग प्रेशर्स अभी भी बरकरार हैं। एफडीए कंसर्न्स काफी प्लांट्स पे अभी भी बरकरार है, और जो एक्सेलरेटेड आर&डी इन्वेस्टमेंट्स ये सारी कंपनीज कर रही हैं उसके वजह से मार्जिन एक्सपेंशन पे थोड़े ब्रेक जैसे लग गए हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक लुपिन के जो रिजल्ट्स आए थे, हमें लगता है आई थिंक एक टर्न अराउंड होने के लिए थोड़ा समय और देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली यूएस सेल्स को लेके। दूसरा, आई थिंक मार्जिन प्रेशर्स अभी भी आई थिंक बरकरार है बैलेंस शीट के ऊपर, एंड दैट विल प्रोबेबली प्ले इन टर्म्स ऑफ हाउ द प्राइस एंड द स्टॉक माइट रिएक्ट। ये स्पेस में जो दो स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट पे है, एक जाइडस लाइफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है। दूसरा, आई थिंक अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ द कोर पोर्टफोलियो इटसेल्फ, जो नीश ऑर्फन ड्रग्स की आप बात करें या बायोसिमिलर्स की बात करें, वहाँ पे उनका अच्छा खासा एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस है 20 से 21%, ये मेंटेन करना कंपनी के लिए काफी आसान हो जाएगा। आर&डी एक्सपेंसेस इवन इफ दे रिमेन एलिवेटेड, मार्जिन परफॉर्मेंस विल आउट परफॉर्म, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स इनको मिल रहे हैं दैट विल प्रॉब्ली होल्ड देम इन गुड स्टेट। और जाइडस वेलनेस जो इनकी सब्सिडरी है दैट इज आल्सो डूइंग प्रीटी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। डॉक्टर रेड्डीज दूसरा वॉच लिस्ट पे रहेगा। जो ग्रोस मार्जिन्स है वहां पे जो मॉलिक्यूल इंटीग्रेशन है वो 60 से 70% पहुंच चुके हैं, और इसके वजह से जो मार्जिन्स है ये 27 से 28% रहने की उम्मीद है। 25 कॉम्प्लेक्स ड्रग्स लॉन्च करने की ये सोच रहे हैं, जिसमें से 50%
इंजेक्टेबल्स होगा वो जो हाई मार्जिन बिजनेस है. Most of the markets are doing well, and PSA and Europe should hold up relatively better, including Indian branded businesses for Dr. Reddy's. तो stocks watch list पे on the Union lens, एक Zydus और Dr. Reddy's. लुपिन पे हमारी राय न्यूट्रल है. राइट. इनफैक्ट लुपिन में डेटा इंटीग्रिटी इशू नहीं है, इसके वजह से भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट है. लुपिन एक बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है फार्मा में, और अब कमबैक बन रहा है जैसा कि हमने पहले बात की. लेकिन इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स फार्मा में इसमें बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म्स कर रहे हैं, जैसे कि सन फार्मा ऑलमोस्ट 1000 रुपये का भाव हो गया है सन फार्मा का. इसके ऊपर ज़रा अपनी राय दें. जो वैल्यूएशन बन रहे हैं, जो इन्होंने कमेंट्री दी है अपने स्पेशलिटी बिजनेस को डबल करने की, चार्ट्स पे देख के बताइए ज़रा. सौरभ आप बताइए, सन फार्मा में अभी लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं तो किस लेवल्स के लिए रुकना चाहिए? अजय जी, अगर सन फार्मा के चार्ट को अगर हम पिछले 1-2 साल के नजरिए से देखें तो जब भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वहीं से बेस बनाकर ऑन द अपसाइड जाता है. इस बार भी स्टॉक ने जो इसका 200 मूविंग एवरेज लगभग 960 के आसपास था, वहीं से बेस बनाकर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड दिखा है. तो मेरा मानना है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है. किसी को अगर एक लंबी अवधि के नजरिए से रखना है तो एक 960 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं. ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है इसके ऑल टाइम हाईस थे 1100 के आसपास, वहां तक एक तेजी इसमें देखी जा सकती है. तो आई थिंक करंटली काफी अट्रैक्टिवली प्लेस है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है. तो यहाँ पर बिल्कुल जिसके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको बने रहने की सलाह रहेगी. और आई थिंक जो ऑल टाइम हाई है उस वहां तक एक तेजी इसमें देखी जा सकती है. फार्मा पर लगातार इस वक्त ट्रेडिंग आइडियाज में अगर पोजीशन है तो इसे इंटैक्ट रखने की राय, और इनफैक्ट नई पोजीशंस के लिए भी मौके बनते हुए दिख रहे हैं. लेकिन मयूरेश, हाय, गुड मॉर्निंग. अभी थोड़ी देर पहले अजय बता रहे थे ट्रक लोड करने का समय आ गया है. नहीं, मोटरसाइकिल की रफ्तार कैसी रहेगी, इस पर आपके लिए सवाल होगा, क्योंकि हीरो मोटर कॉर्प के मैनेजमेंट में बदलाव, बोर्ड में बदलाव की खबर आ रही है. अजय, इनफैक्ट CEO के पद पर निरंजन गुप्ता की नियुक्ति हुई है, एलिवेट हुई है इनकी पोजीशन. ये ऑलरेडी करंट पोजीशन में थे CFO से, वहां से CEO बने हैं. CFO के साथ साथ एक चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर भी थे. तो कंटिन्यूटी दिखेगी बाजार को, अच्छे लगेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अभी तक निभाया भी है. अब ये एलिवेट होकर CEO बन रहे हैं, समथिंग विच जो बाजार चाहता था काफी टाइम से देखने के लिए. तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे स्ट्रेटेजी में, लेकिन एक मजबूती जरूर आ जाएगी. बट स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म किया हुआ है, 2800 वाला 2200-2300 चला गया. इनफैक्ट इनका जो डिमांड ट्रेंड है वो लगातार वीक नजर आया, और नए लॉन्चेस में भी जो कमी है वो कंसर्न तो है. मयूरेश, कैसे देखते हैं हीरो मोटर कॉर्प को आप? जो अनाउंसमेंट हुई है अपॉइंटमेंट लेके, आई थिंक इट्स पॉजिटिव, जैसे अजय जी बता रहे थे. बट दो चीजें, एक आई थिंक जो इनकी पूरी मार्केट साइज है, ये रूरल मार्केट्स पे काफी फोकस्ड है. तो आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम्स comes in from the rural market. वापस अटकल यही लग रही है कि अगर एल नीनो होता है, और फिंगर्स क्रॉस्ड नहीं होना चाहिए भारत वर्ष के लिए, पर अगर होता है तो आई थिंक जो वॉल्यूम पे इसका असर पड़ सकता है, दैट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ सीरियस इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डी ग्रोथ. दूसरा, जो प्राइस इंक्रीजेस काफी कंपनीज ने ली है, इंक्लूडिंग हीरो मोटोकॉर्प, टू पास थ्रू. दो चीजें होगी. एक, आई थिंक जो फेंस सेटर्स पर बैठे थे, शायद वो डिले करे परचेसेस, और अगर जेन्युइनली अगर एल नीनो का एक इम्पैक्ट दिखता है और वॉल्यूम डी ग्रोथ दिखती है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो फॉरवर्ड मल्टीपल्स होते हैं ये स्टॉक्स के लिए, ये थोड़े आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लुकिंग एट व्हेन दैट क्वार्टर विल कम, व्हेन दैट अर्निंग्स विल प्रोबेबली स्टार्ट इंप्रूविंग. तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक पिटा जरूर है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये मैक्रो स्ट्रोक माइक्रो कंसर्न्स की वजह से शायद रेंज बाउंड में फंसा. तो ये तो हीरो मोटर कॉर्प पर बात हुई. एक बार इनफैक्ट मार्च के एस्टिमेशन भी सामने आए हैं कि ऑटो सेल्स फिगर्स रह कैसे सकती हैं, कौन सी कैटेगरी में आपको प्री बाइंग देखने को मिल सकती है, और PV पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, कैसे एस्टिमेशन होने चाहिए. एक बार सृष्टि से समझ लेते हैं. तो मार्च ऑटो बिक्री के अनुमान की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेगमेंट वाइज क्या कुछ हम उम्मीदें लगा के चल रहे हैं. सभी सेगमेंट्स में से देखें तो एक बार फिर जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो लीड करता हुआ नज़र आएगा, आउट परफॉर्म करने की उम्मीद हम जता रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड थी वो अंडरलाइंग डिमांड कई समय से मजबूत ही हम देख रहे हैं. बट इस बार आने वाले कुछ ही दिनों में हम जानते हैं जैसे कि व्हीकल के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, जो नए RDE
EV नॉर्म्स किक इन होंगे, उसके चलते जितनी भी कमर्शियल व्हीकल के प्राइजेज हैं वो लगभग 5% तक बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते काफ़ी सारी प्री बाइंग होती हुई हमने मार्च के महीने में देखी है। तो इस फैक्टर के चलते हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में महीने दर महीने देखें तो डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जैसा कि हम हाईलाइट कर ही रहे थे कि कई सारी कंपनीज की जो इंक्वायरी लेवल्स हैं, फुटफॉल्स हैं, वो कम हो रही हैं। इस बार फेस्टिव सीजन में भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला, जिसके चलते सेल्स जो है नॉर्मलाइज्ड होती हुई, और अगर साल दर साल या महीने दर महीने कंपेयर करें तो कुछ बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। वेटिंग पीरियड भी कम हो रहे हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में एक बात का सहारा कह लीजिए या फिर एक बात की राहत ये है कि जो अर्बन डिमांड है वो कहीं ना कहीं अभी भी मजबूती के साथ होल्ड कर रही है। हालांकि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ये दोनों के ही नंबर्स एक्सपोर्ट्स में अभी भी पिटते हुए नजर आएंगे। और आखिरी में नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में जिस तरीके की अनसीजनल रेनफॉल हुई उसका इम्पैक्ट हम ट्रैक्टर बिक्री पे आते हुए देख सकते हैं। जितनी उम्मीद थी उतना सेल्स नहीं देखने को मिला है, ऐसा फिलहाल डीलर्स हाईलाइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर नंबर्स के बारे में, तो मारुति सुजुकी, M&M और टाटा मोटर्स इन तीनों में से देख लीजिए तो महीने दर महीने सबसे अच्छी ग्रोथ जो है मारुति सुजुकी माफ कीजिएगा M&M ऑटो की आती हुई दिखेगी। इसके अलावा आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड इन तीनों के जो कमर्शियल व्हीकल आर्म्स में, इसमें से देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ है वो आयशर मोटर्स VECV दिखा सकता है, जिसमें लगभग 9,400 के आसपास यूनिट्स बिकती हुई नजर आएंगी। वहीं टाटा मोटर्स के लिए नंबर 45,000 के आसपास है और अशोक लेलैंड 21,500 यूनिट्स बेच सकता है। टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प से उम्मीद है कि 4.6 लाख यूनिट बेचेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स लगभग 2.8 लाख यूनिट्स बेचते हुए चल सकते हैं। वहीं आयशर मोटर्स, हालांकि कई सारी गाड़ियों की जो वेटिंग पीरियड है वो रॉयल एनफील्ड के लिए कम ज़रूर होती हुई नजर आई है और जिसके चलते प्रोडक्शन भी बढ़ा है। 73,000 से ज़्यादा यूनिट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में एस्कॉर्ट्स और M&M से डबल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद है। एस्कॉर्ट्स में 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स इस बार बिकती हुई नजर आनी चाहिए। वहीं M&M में हम उम्मीद कर रहे हैं 30,500 के आसपास ये आंकड़ा रहेगा, तो नजर रहेगी इन सभी आंकड़ों पर। फॉर दैट सृष्टि, तो ट्रैक्टर सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। पिछले ऑटो सेल्स डेटा में भी ट्रैक्टर सेल्स और कमर्शियल व्हीकल ने अच्छे एक्शन दिखाए थे, वहां से अच्छी परफॉर्मेंस थी। और इस वक्त भी जो मार्च के ऑटो सेल्स के एस्टिमेट्स हैं वहां भी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट पर फोकस रहेगा। लेकिन PNGRB यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने यूनिफाइड टैरिफ के दाम जो हैं वो तय किए हैं। और राहुल घोष हमारे साथ जुड़ेंगे टेक्निकल पैनल पे। लेकिन PNGRB ने जो यूनिफाइड टैरिफ के दाम तय किए उसका असर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर कैसा पड़ेगा और ये नए रेट्स क्या हैं जो तय किए गए हैं, इस पर विस्तार से रिसर्च लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, आप बताएं। पहली बार PNGRB ने ये रेट्स बताया है। यूनिफाइड टैरिफ के जो रेट्स है वो 73.93 रुपीज़ पर ये सेट किया है। अब भले ही ये जो टैरिफ सेट किया है उन्होंने वो लोअर देन रिकमेंडेड टैरिफ है, बट इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेल और JSPL जो कि ट्रांसमिशन कंपनीज है उनके लिए इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू, उनके लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। रेवेन्यू पे उनके कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही उनका रेवेन्यू बढ़ेगा इस टैरिफ से, ना ही कम होगा। बट इसका इम्पैक्ट मेनली आएगा एंड यूजर्स पे, जैसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, पेट्रोकेमिकल कंपनीज और LPG मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे गैस यूज़ होता है और उन्हें गैस ये ट्रांसमिट करने के लिए ये टैरिफ देना पड़ेगा। तो अगर हम महानगर गैस की बात करें तो वो जोन 1 में आ जाएंगे, जहाँ पे जो टैरिफ रेट डिसाइड किया गया है वो करीब 39.5 है और अब जो टैरिफ महानगर गैस पे कर रहा है करंटली वो 34.7 है, तो उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। IGL के लिए अगर हम बात करें तो वो जोन 2 में आएंगे, तो वहाँ पे टैरिफ होगा करीब 74.97 का वर्सेस करंट टैरिफ अगर हम देखें तो 59 रुपीज़ का। गेल के LPG और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट जो है वहाँ पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा गेल के लिए। तो जो एनुअल इम्पैक्ट गेल के एबिटा पे आ सकता है वो करीब 250 करोड़ रुपीज़ का है। और महानगर गैस और IGL की अगर हम बात करें तो जो प्राइसेस बढ़ेंगे उनके ट्रांसमिशन के लिए, अगर CNG टर्म्स में अगर हम देखें तो वो करीब 1 to 1.5 रुपीज़ पर kg से कॉस्ट बढ़ सकता है उनके लिए। अब गुजरात गैस की अगर हम बात करें, क्योंकि वो भी एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उनका इम्पैक्ट अभी भी सर्टेन नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है कि अपना गैस सोर्सिंग जो है वो मुंद्रा पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनके लिए एक्चुअली जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है, गैस ट्रांसमिशन
एस्टिमेटिंग कॉस्ट होगा वो कम हो सकता है। अब क्या ऑप्शन है आईजीएल और महानगर गैस के पास? पहला तो ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली ये पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स को, मतलब 1 to 1.5 रुपीज़ का प्राइस हाइक लेके वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को ये कॉस्ट पास ऑन कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जब किरित पारेख कमेटी की रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी तब गैस प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो उसके सामने वो ये एडजस्ट कर ले तो कि उनके मार्जिन पे भी इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो महानगर गैस, आईजीएल और गुजरात गैस के लिए है वो है किरित पारेख कमेटी का रिकमेंडेशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट होना। आज कैबिनेट की मीटिंग है, बट क्या ये रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। अमित, आपका शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। अजय, यूनिफाइड टैरिफ रेट जो तय हुए हैं फर्टिलाइजर कंपनियां, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए क्लियरली कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह से अभी सौमित बता रहे कि दो विकल्प हैं इनके पास, या तो सीधा पास ऑन कर दे या फिर किरित पारेख कमेटी की रिपोर्ट पर क्लैरिफिकेशन आने का वेट करें। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि किरित पारेख कमेटी के बारे में जितने भी रिकमेंडेशन है वो बाजार ऑलरेडी जानता है। दूसरा ये कि हायर कॉस्ट ये कंपनीज ऑलरेडी पास ऑन भी कर रही हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी गैस स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एमजीएल, आईजीएल लास्ट 1.5-2 महीने में चलना शुरू हो गया। एमजीएल को लेके आइए साहब, आईजीएल को लेके आइए, इनफैक्ट गेल भी स्टॉक चल रहा है जी। मयूरेश, आप इस पूरे गैस पैक में कौन से स्टॉक के ऊपर बेट करना चाहेंगे? As you rightly said, I think largely gestate हो चुके हैं, और अगर किरित पारेख कमेटी के recommendations अप्रूव होते हैं by the cabinet, जो impact आएगा in terms of price cuts that can come through, और जो ऐसे अभी सुमित बता रहे थे in terms of increases that they'll probably have to take because of tariff increases, कहीं ना कहीं I think एक neutral impact आ जाएगा बैलेंस शीट के ऊपर। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ ये होता है जय जी कि आई थिंक विद प्राइस कट्स दैट हैपन, जो आज के प्राइस आप पंप्स पे दे रहे हैं या घरेलू गैस के लिए दे रहे हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं देन द प्रिवेलिंग रेट्स, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि एलएनजी प्राइसेस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं ग्लोबल लेवल पे, एंड इवन इफ द इंक्रीज आई थिंक सब्सटेंशियली लोअर देन व्हाट वी हैड विटनेस्ड। जो $60 प्रति एमएमबीटीयू था वो $15 प्रति एमएमबीटीयू आ गया। तो इवन इफ इट इंक्रीजेस इट विल हैव अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस कट्स, जिससे वॉल्यूम्स पे प्रभाव आ जाएगा, and that will create an operating leverage and a corresponding increase in absolutely EBITDA basis and EBITDA per SCM. तो कहीं ना कहीं I think IGL, MGL पे अगर recommendations अप्रूव होती हैं तो एक positive impact जरूर देखा जा सकता है in the coming financial year, and that can have a positive impact on their earnings as well. All right, ठीक है। सो ये तो गैस काउंटर्स पर बात रही, इस पर भी एक ट्रेडिंग आइडिया लेंगे आगे फर्दर कि कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इस बीच एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई थी वो ये थी, सेबी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और बहुत सारे आउटकम मादीपुरी बुच की तरफ से निकल कर आए। इसको सबको कंपाइल एक बार अंकुर ने किया है, इसे समझ लेते हैं। पहले अंकुर बताएं। जी हाँ, सेबी बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए हैं बोर्ड मीटिंग में, और इनमें से एक ज़रूरी फैसला लिया है वो एस्पा लाइक फैसिलिटी सेकेंडरी मार्केट्स के लिए। हालांकि ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये फैसिलिटी शुरुआती फेज़ में ऑप्शनल रहेगी। इसके अलावा टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स एक ऐसा कंसल्टेशन पेपर था जो सेबी ने पहले फ्लोट किया था, और अब इस पर बोर्ड ने फाइनली मोहर लगा दी है। इसका असर ये होगा कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको मार्केट में किसी तरीके की रूमर या न्यूज़ पर क्लैरिफिकेशन देना होगा, कन्फर्म करना होगा या डिनाई करना होगा, और इसकी जो टाइमलाइन होगी वो 24 घंटे जब से वो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है उनको जवाब देना होगा। इसके अलावा जो बोर्ड के मीटिंग के फैसले हैं वो आधे घंटे के भीतर रिपोर्ट करने होंगे, और जो मटीरियल इवेंट्स हैं, हालांकि मटीरियलिटी भी डिफाइन कर दी गई है, उसके हिसाब से अगर कोई मटीरियल इवेंट्स है तो 12 घंटे में बताना होगा, पहले ये टाइमलाइन 24 घंटे थी। इसके अलावा पी फंड्स, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के स्पॉन्सर हो सकते हैं, और साथ ही साथ सेबी ने ये भी परमिशन दी है कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड एएमसी अब पॉसिबिलिटी होगी। ईएसडी डिस्क्लोजर नॉर्म्स और रेटिंग और इन्वेस्टिंग पर भी सेबी ने कई अहम फैसले लिए, और यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉर्म्स हुआ है। साथ ही साथ एक फ्रॉड का डिटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म बनेगा, और उस पर फाइनल गाइडलाइंस आएंगी जो कि स्टॉक ब्रोकर्स एडहेयर करेंगे, और यहाँ पे पूरी जो गाइडलाइंस हैं वो बाद में रिलीज़ की जाएंगी। The role of the AMC itself. And I think that when we had an unfortunate, the industry worked very, very hard on, and it's the role of the AMC itself. And I think that when we had an unfortunate, the industry worked very, very hard on, and it's the role of the AMC itself. And I think that when we had an unfortunate, the industry worked very, very hard on, and it's the role of the AMC itself.
And I think that when we had an unfortunate, the industry worked very, very hard on. ओके चलिए, तो ये तो एक बड़ा मैटर था। ये सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे इंपॉर्टेंट फैसले इसमें लिए भी गए। बढ़ते हैं आगे। आज का मुनाफे का फंडा हमारे साथ आस्था जैन हेम सिक्योरिटीज से बनी हुई है, उनसे बात करते हैं। आस्था है हमारे साथ। चलिए आस्था, बताएं कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पसंद आता है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज। टारगेट की अगर हम बात करें तो 510 तक की टारगेट मैं इस काउंटर को देना चाहूंगी। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज देखा जाए तो फुली इंटीग्रेटेड आयरन माइंड से लेके मशीन कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी है और ये कंपनी जो है काफी पुरानी है। मेरे हिसाब से इस कंपनी में 2-3 फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट ऑफ लेट कंपनी के फेवर में प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये काउंटर रिकमेंड किया है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, काफी सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट किया था। Q3 ऑफ FY23 में 50% से ज्यादा का ग्रोथ बॉटम लाइन में था। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी का फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल हो चुका है, क्योंकि ये आयरन और माइन से लेके मशीन कास्टिंग्स में भी है और अभी रिसेंटली कंपनी का एक्विजिशन भी होने जा रहा है ISMT के साथ। अब ISMT के साथ जो एक्विजिशन होगा ये कंपनी के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि ISMT देखा जाए तो लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सीमलेस स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर है। तो इस से जो सिनर्जीज निकल के आएंगे उससे कंपनी का मार्केट काफी स्ट्रांग होगा, रीच काफी अच्छी होगी, क्रॉस सेलिंग की कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसकी जो रिकॉर्ड डेट सेट की है वो April 1, 2023 है। तो ये जो एक मर्जर हो रहा है ISMT के साथ, ये भी काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इसलिए किर्लोस्कर फेरस पसंद आता है 510 के लक्ष्य के लिए 1 या 2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। दूसरी तरफ जो पसंद आता है दूसरा काउंटर वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे पहले टारगेट 435 के, समय सीमा 1 से 2 महीने। ये जो कंपनी है बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग मशीनरी, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये सब बनाती है। कंपनी ने नतीजे बेहद शानदार पेश किए थे। 70% की ग्रोथ तो बॉटम लाइन में थी और जिस तरह से हमने देखा है कि बजट में गवर्नमेंट का पूरा एम्फेसिस कैपिटल गुड्स पे था और इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, तो मुझे लगता है वो कंपनी के लिए काफी बढ़िया यहाँ पे एक मौका होगा और कंपनी को इससे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगी आगे जाते हुए। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे भी नजर बनाई जा सकती है। तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं 1 या 2 महीने की समय सीमा के साथ। क्या बात है आस्था, एक्शन कंस्ट्रक्शन एस पर आपने खरीदारी की कॉल उन्हें पोजिशनल बेसिस दी है और आज सुबह हमारे टेक्निकल पैनल पर संतोष भी इस एक्शन कंस्ट्रक्शन पर बुलिश नजर आए। शुक्रिया। 2 स्टॉक्स किर्लोस्कर फेरस और एक्शन कंस्ट्रक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू आस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जहां हम फंडामेंटल आउटलुक की बात करें, बाजार में इस वक्त सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है जहां पर हमने पिछले पूरे महीने, मार्च का पूरा महीना, काफी चैलेंजेस देखे, लेकिन इन चैलेंजेस में भी दिग्गजों का यही मानना है कि बाजार में एंट्री पॉइंट है। इनफैक्ट फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने यही कहा कि इस वक्त बाजार से बाहर रहना और रिस्की माना जा सकता है। जी हाँ, मौके ज्यादा बनते हुए दिखेंगे और सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मशीनरी, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स हैं जिस पर उन्होंने अपना भरोसा जताया। आइए दिखाते हैं आपको वो स्निपेट। जो हम सोचते हैं कि 15-16% रिटर्न ओवर डेकेड्स, जो दशकों में आपका जो 15-16% कंपाउंडिंग इक्विटी मार्केट देती है, या कम से कम इतिहास को देखें तो जब से सेंसेक्स शुरू हुआ है उस तरह का रिटर्न आया है। पर उसमें से अगर आप जैसे अब 40 साल हो गए सेंसेक्स को, उसमें आप जो 10 सबसे अच्छे दिन हैं उनको निकाल दीजिए तो जो 100 रुपया आपका 44,000 हुआ था, अगर आप 10 दिन निकाल दे 40 साल में तो वो 15,000 हो जाता है। आपका 2/3 रिटर्न चला जाता है अगर आप खाली 10 दिन 40 साल में मिस कर जाएं। और अगर आप 30 दिन, जो कि साल में 1 दिन का भी औसत नहीं बैठता है, उतने दिन अगर आप मार्केट में नहीं थे और वो मार्केट ने मूव अप किया तो आपका लगभग सारा ही रिटर्न चला जाता है। वो 100 रुपया खाली 4,000 भी नहीं होता है। तो इतना बड़ा गैप है। तो इसलिए वो रिस्क भी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लीजिए, रिस्क कह लीजिए, जो भी है, उसको आपको असेस करना पड़ेगा कि अगर आप जितना भी आपको इक्विटी में निवेश करना है, मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ कि आपका जो 100% निवेश है वो इक्विटी में ही हो, लेकिन जो भी आपको निवेश करना है, इस समय मार्केट से बाहर रहने का समय नहीं है, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा क्रैश का प्रोबेबिलिटी कम है, खतरा कम है, लेकिन बड़ा मूव मिस करने का खतरा ज्यादा है। बड़ा मूव मिस करने का खतरा ज़्यादा है, इसलिए पूरी तरह इन्वेस्टेड रहें और पोजीशन लेके बैठें।
राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। आप क्या लेवल्स देख रहे हैं और आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं इस बाजार में इस समय? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीक जब मैं चैनल में था, मैंने कहा था कि सेल ऑन रैलीज का स्ट्रक्चर जो है वो अभी नहीं बन रहा है। और अगर आप लास्ट 10 दिन मार्केट का टेक्सचर देखें, 17,900 लोअर साइड में है, आई बेग योर पार्डन, 16,900 लोअर साइड में है और 17,200 अप साइड में है। और ये 10 दिनों में 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर, यही सिचुएशन चल रहा है। दैट व्यू रिमेन्स इंटैक्ट। वो व्यू हम इंटैक्ट रहे हैं। सेल ऑन रैली का बिल्कुल मार्केट नहीं है करंटली। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट डेवलप होता हुआ डेरिवेटिव डेटा में अगर आप देखेंगे तो, अगर हम अप्रैल सीरीज में जब जैसे कि हम आज एंटर कर रहे हैं, 17,000 पुट्स को देखेंगे, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 पुट्स में है करंटली। और जो इंटरेस्टिंग बात इस पे है वो ये है कि जनरली जब ये सिचुएशन होता है, 17,500 का कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल के साइड पे, बट वो केस अभी नहीं है। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18,000 कॉल में है, जिसका मतलब है रूम अपसाइड की तरफ ज्यादा खुल रहा है और डाउनसाइड की तरफ कम होता जा रहा है। तो इस सिचुएशन को भी नजर रखते हुए हम सेल ऑन रैलीज को हम स्टॉप कर रहे हैं एज अ व्यू। अगर आप लेवल्स देखें तो 17,220 इज द क्लोजेस्ट लेवल निफ्टी हैज टू क्लोज अबव। ये लेवल के ऊपर जब बुलिश कैंडल बनेगा, देन ऑल द वे टू 17,450, एक 150 से 200 पॉइंट फिर से आप देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो दो लॉन्ग आइडियाज यही सिचुएशन को रखते हुए हम दे रहे हैं। एक तो डीएलएफ है, डीएलएफ बाय एट करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसका 335 पे और दो टारगेट होगा 362 और 370। डीएलएफ अगर आप नोटिस करेंगे तो करंटली एक डिमांड जोन से एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दे रहा है और ये डिमांड जोन से बाहर आने की ट्राई कर रहा है। और दूसरा बात, दिस इज ओवरसोल्ड ऑल्सो। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स देखेंगे डेली और वीकली पे तो ये स्टॉक ओवरसोल्ड भी है, तो इसीलिए हम डीएलएफ पे एक बाय इनिशिएट कर रहे हैं। दूसरा बाय जो हम इनिशिएट कर रहे हैं वो है अपोलो टायर्स पे। नाउ अपोलो टायर्स वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, तो इसका हम बाय इनिशिएट कर रहे हैं अबव 314। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 302 और टारगेट्स रहेगा 323 एंड 332 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कुछ बड़े स्टॉक्स के बारे में बात कर लें जो जिनका सपोर्ट बाजार को काफ़ी पसंद आ रहा है, टूट भी गए हैं ऊपर से, और वो उसमें से एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन, इनफैक्ट 2206 या 8 का लो बनाया था लास्ट वीक, उसके बाद एक रिबाउंड किया है 50-60 रुपये। परसों जो है काफ़ी अच्छे मूव के साथ बंद हुआ है। संतोष, जरा ये बताइए, रिलायंस अगर ठीक टाइम पे ले लिया है 2225, 2230, 2200, अभी क्या टारगेट पॉसिबल है इस पे? टेक्निकली रिलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से ही बस बाउंस कर रहा है। 2200 का हम लेवल देखें तो लास्ट ईयर भी मार्च में 2200 के आसपास से एक बड़ी रैली देखने को मिली थी और अभी वहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो काफ़ी फेवरेबल है। आपके पास क्लियरली डिफाइंड स्टॉप लॉस है, 2180 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में इसको हालांकि अपना 20 डे मूविंग एवरेज जो क्रॉस करना रहेगा वो 2300 के आसपास है। अगर वो 2300 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो फिर हमको आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और ये निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। और इसमें फिर जब बड़ा टारगेट बनेगा वो 2460 तक का बनेगा। सो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो रिलायंस में अगर कोई पोजिशनली ट्रेड बनाना चाहता है तो 2180 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। पोजिशनल व्यू तो बनता है। इनफैक्ट रिलायंस पर एक इंपॉर्टेंट, हालांकि अभी दूर है ये बात, लेकिन अजय कहीं ना कहीं जो जेएफएसएल की लिस्टिंग की बात आने वाले महीनों में होती है, बाजार उस पर को भी तो फैक्टर इन कर रहा होगा, क्योंकि आप अभी जो सेल ऑफ आया है बाजार पे, वो तो सारा जो सेक्टर टूटे, जो एक सेंटिमेंट नीचे था, लेकिन अदरवाइज सारे वर्टिकल्स बिजनेस तो अच्छा कर रहे हैं और अब तो इस न्यूज़ का बाजार को इंतजार भी है। देखिए, ऐसा है कि ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं, वैल्यूएशन बहुत चीप हो गए अपने हिस्टोरिक से, लेकिन बाजार को चिंता थी इनके कुछ आपके रिटेल जैसे बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन आ गया था। और कैपेक्स बहुत हो जाने की वजह से डेट इनका काफी बढ़ गया था, स्पेशली ग्लोबल डेट, तो बाजार की चिंताएं थी, लेकिन इस भाव में सारी चिंताएं बेक्ड इन है, ये भी एक बात है। कुछ और स्टॉक्स जल्दी से आप बताइए। आईटीसी को लेके आइए डायरेक्टर साहब। आईटीसी में बहुत सॉलिड कमेंट्री है, करेक्शन हो चुका है, क्या वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो? राहुल, आप बताएं आईटीसी पे व्यू। आईटीसी 370-75 पे काफी लोगों ने एंट्री करी है, वापस देखिए 75 से ही घुमा भी है, क्या ये सही लेवल है एंट्री के लिए? क्या टारगेट्स पॉसिबल है? बिल्कुल, आईटीसी जो चार्ट्स पे है इट इज लुकिंग गुड, और जो पिछला जो अभी 393 का हाई बनाया है, इट शुड इजीली टेक आउट। आईटीसी अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से भी देखेंगे ना,
बहुत बुलिश लग रहा है चार्ट्स पे। बहुत सारे एफएमसीजी काउंटर्स आप नोटिस करेंगे का चार्ट पैटर्न्स अभी अच्छा लगने लगा है। और एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जब मार्केट का गिरावट आया था ना, होस्ट ऑफ स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस ये फॉल के पहले देखा गया था। अगर आप सेम स्ट्रक्चर अभी देखेंगे ना, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आ रहा है, और आईटीसी इज वन ऑफ देम। तो डेफिनेटली हम होल्ड करेंगे इस स्टॉक को। अगर स्टॉप लॉस चाहिए, स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 369, और ऑल टाइम हाई डेफिनेटली क्रॉस करने का बहुत अच्छा चांसेस है। वेरी इंटरेस्टिंग कि नए आपको पॉजिटिव पैटर्न्स ऑफ एफएमसीजी के कई स्टॉक्स पे दिख रहे हैं। इन स्टॉक्स को आगे डिस्कस भी करते हैं, लेकिन एक बार आपको याद दिलाते हैं 9:40 पे ऑटो सेक्टर को लेकर खास चर्चा मितुल शाह के साथ हम रिलायंस सिक्योरिटीज़ के उनसे बात करेंगे। ऑटो डेटा का एस्टिमेशन भी अब हमारे सामने है, तो ये सारी बातें भी उनके साथ रखेंगे। लेकिन इस वक्त एक्शन स्टॉक्स, एक बार पूजा के साथ एक रिकैप ले लेते हैं। इन स्टॉक्स को हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से भी अहम है। पूजा बताएं। जी, सनोफी का स्टॉक आज फोकस में रहेगा। ईटी के हवाले से खबर आ रही है कि कंपनी अपना भारत का जो कंज्यूमर कारोबार है उसको डीमर्जर के जरिए अलग करेगी और वैल्यू अनलॉकिंग के लिए कारोबार को लिस्ट कराने की भी योजना है। हम आपको बता दें, होल्डिंग कंपनी सनोफी की 60% हिस्सेदारी है। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर नजर रखिए। फंड एक्शन हुआ है यहाँ पर। प्लूटस वेल्थ की तरफ से 30 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। ये जो हिस्सेदारी है करीब 0.9% की बैठती है, और प्रमोटर ने मैक्स वेंचर्स ने कंपनी के करीब 30 लाख शेयरों की बिकवाली की है। लुपिन भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी के पीतमपुर फैसिलिटी को यूएसएफडीए की तरफ से फॉर्म 483 जारी हुए हैं। करीब 10 गड़बड़ियां पाई गई हैं इसमें, और हम आपको बता दें नवंबर 2019 से ही कंपनी को वार्निंग लेटर जारी हुए हैं, इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इसका कुछ असर आज लुपिन के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। डिफेंस स्टॉक्स आज तमाम फोकस में रहेंगे। कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं यहाँ पर इन कंपनियों को। कोचिन शिपयार्ड को 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के लिए करीब 9,805 करोड़ के ऑर्डर मिले। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 5,498 करोड़ के ऑर्डर मिले, और भारत डायनेमिक्स को भी यहाँ पर 8,161 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो ये जो ऑर्डर जीतने की खबर आई है, इसके चलते आज डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और आखिर में बात करते कुछ और कंपनियों की जहाँ पर ऑर्डर जीतने की खबर आ रही है। जीआर इंफ्रा लगातार फोकस में बना हुआ है, और यहाँ पर एनएचएआई की तरफ से कंपनी को 5,300 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं 6 प्रोजेक्ट्स के लिए, और महाराष्ट्र सीमलेस को भी ओएनजीसी की तरफ से 537 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो ये ऑर्डर मिलने की खबरें काफी सारी आ रही हैं, इसके चलते आज ये तमाम कंपनियां फोकस में रहेंगी। चलिए, शुक्रिया, थैंक्स सो मच पूजा, ये सब कंपाइल करके लाने के लिए। तो गैस काउंटर्स, इंफ्रा काउंटर्स, इन पर नजर होगी। कुछ और स्पेसेस भी समझ लेते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए। संतोष भी है हमारे साथ। संतोष, ब्रेकआउट पैटर्न्स, हालांकि आपको बुधवार के दिन लास्ट 15-20 मिनट में तो सारे स्पेसेस अच्छे रिकवर हुए, पर दिन भर में जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे कुछ कैपिटल गुड स्पेस के वो नाम थे जो काफी पिटाई झेल चुके हैं। प्राज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स, सुजलॉन जैसे स्टॉक्स, और इनमें अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न्स भी बन रहे हैं और बड़ी बढ़त थी इन स्टॉक्स में। क्या आज भी इनमें ट्रेडिंग के पॉइंट, एंट्री पॉइंट्स ढूंढने चाहिए? सुजलॉन को तो मैं इग्नोर करूंगा, लेकिन प्राज इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस 300 का आप देखें तो पिछले 2 साल से 300 का लेवल इसने तोड़ा नहीं, और 300 के सपोर्ट के लेवल से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था। तो इस स्टॉक पे डेफिनेटली नजर रहेगी। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर भी आप खरीदारी कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 300, और अगर ट्रेडर भी लेते हो तो इमीडिएटली 335-36 एक रेजिस्टेंस है जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, वो इमीडिएट टारगेट है। इसके ऊपर निकलता है तो 350 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो प्राज इंडस्ट्री काफी अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट के अकॉर्डिंगली। प्राज इंडस्ट्रीज पर एक आउटलुक आपको मिलता हुआ। इस बीच हमारी टेक्निकल पैनल पर कुणाल बरार भी जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। क्विकली आपके ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर कीजिए। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग। वेल, 2 स्टॉक है। पहला स्टॉक है आईटी काउंटर से, नाम है परसिस्टेंट। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी, और उसके बेस पे लग रहा है कि एक अच्छा खासा स्पर्ट आज के दिन में और आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो परसिस्टेंट 4550 के अराउंड का उसका क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह बनेगी। 4480 के एसएल से, यानी कि 1.5 का यहाँ पे एसएल बन रहा है, तो 4480 का हम एसएल मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो 4610 का पहला टारगेट है। इंट्राडे में ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और वो जैसे ही ब्रेक करता है 4700 तक के भी टारगेट हमें परसिस्टेंट में देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो कोटक बैंक है, लार्ज कैप बैंक में से।
1720 के अराउंड हमें इसको बाय करके चलना है। 1680 का एक एसेट मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट इंट्राडे में हमें कहीं ना कहीं 1760 तक का देखने को मिल सकता है, एंड अगर वो ब्रेक करता है तो 1815 1815 तक के भी टारगेट हमें कोटक बैंक दिखा सकता है। तो परसिस्टेंट और कोटक बैंक दोनों बाय करके चलने की सलाह है। कोटक बैंक आप काफी इंटरेस्टिंग कॉल है, क्योंकि ये चला भी नहीं है, इसमें कंफर्ट बहुत बढ़िया है इस समय रिस्क रिवॉर्ड को लेके। लेकिन बैंक की बात करें तो अगर देखें तो बैंक निफ्टी को इससे मदद एक्सिस बैंक और HDFC बैंक से भी काफी मिल रही है। संतोष, ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी हो गया दोनों में, आपके हिसाब से चार्ट्स ज्यादा बेहतर किसके नजर आते हैं? एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से बाउंस बैक ले रहा है। यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर में जैसे ही 865 के ऊपर निकलता है तो 890 तक के टारगेट आते हैं, तो एक्सिस बैंक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मयूरेश, ये भारतीय काफी जबरदस्त पिटाई हो गई, क्योंकि अभी ये नए जो टैरिफ्स आए हैं, बाजार को ये लगने लगा कि शायद कंपैरेटिव इंटेंसिटी जियो और भारतीय में भी जारी रहेगी। अभी टैरिफ हाइक की बात आ रही थी, लेकिन दोनों ने बड़े, स्पेशली जियो ने काफी सस्ते प्लान वापस से लॉन्च किए। स्टॉक करेक्ट हो गया, 750 पे आ गया। कैसे देखते हैं आप इसके वैल्यूएशन को मयूरेश? दो चीजें हैं अजय जी। आई थिंक एक, जब तक एक डेफिनेट एक्शन नहीं आता तब तक ये स्टॉक शायद अपसाइड पे रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल, एज यू सेड, जो प्लान्स घोषित हुए हैं कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट शेयर गेन्स कैप्चर करने के लिए अभी भी फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम वोडाफोन आइडिया कोशिश चल रही है एट दिस जंक्चर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंपनीज माइट नॉट रिस्क इन द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ रेजिंग हाइक्स, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हाइक्स आने लाजमी है अजय जी। ये कब होता है कहना डिफिकल्ट है, क्योंकि 5G के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए हाइक्स आर गोइंग टू गेट नेसेसरी, और लेवरेज कम करने के लिए बैलेंस शीट के ऊपर भी। तो जब तक हाइक्स की अनाउंसमेंट नहीं आती, जो आनी चाहिए मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कंपनीज डोंट हैव फार ग्रेटर चॉइस एंड बैलेंस शीट कंफर्ट, जब आएगी तब आई थिंक स्टॉक्स माइट रिएक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली। तब तक मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक्स सबड्यूड रहेंगे, स्पेसिफिकली भारत। राइट, ठीक है। एक स्पेस और डिस्कस करते हैं कुणाल, क्या शुगर स्पेस में भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, बुलिश पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि खबर ऐसी भी है कि शायद शुगर थोड़ी प्राइसियर हो जाए, तो ऐसे में इनफैक्ट 200 DMA के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ बलरामपुर चीनी भी दिख रहा है। क्या इसी स्पेस से कुछ और ट्रेडिंग बेट्स भी निकाल सकते हैं? सबसे पहले बलरामपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर बात करें ना, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है। 378 के राउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। आली चार्ट पे देखें ना, तो कहीं ना कहीं 50 MA के ऊपर का क्लोजिंग मिला है। उसके बेस पे काफी अच्छी बढ़त हमें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। प्रेजेंट लेवल से भी ये काउंटर में हमें खरीदारी करके चलना चाहिए, जिस हिसाब से मोमेंटम बन रही है। ऊपर के लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं 393 पहला टारगेट है, और ये ब्रेक होते ही ऊपर में 405 एक दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 373, तो वहां पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी के साथ हम चल सकते हैं। और जो सपोर्ट फिलहाल नीचे मुझे देखने को मिल रहा है वो है 366 का। तो बलरामपुर चीनी में तो डेफिनेटली यहाँ से लग रहा है कन्विक्शन। नाउ दूसरा जो स्टॉक है जिसमें मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, वो है रेणुका। एक काफी अच्छा चार्ट रेणुका का हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्लस चार्ट पे देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं जिस हिसाब से स्टॉक ने जो मोमेंटम बताई है, आली चार्ट पे 50 MA के ऊपर का स्टॉक का क्लोजिंग है, प्लस मल्टीपल सपोर्ट भी 3950 के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा रेणुका शुगर 39 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ प्रेजेंट लेवल से ही खरीदना चाहिए। ऊपर के टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सका है 48 जैसे ही क्रॉस करेगा ये स्टॉक में हमें वन वे मोमेंटम देखने को मिलती है 55 तक। तो रेणुका 39 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बाय करके चल सकते हैं। ओके तो चलिए नई सीरीज अप्रैल सीरीज की शुरुआत और एंटिसिपेशन यही है कि पॉजिटिव स्टार्ट, गैप अप ओपन, और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर अगर चार्ट्स को देखें आज कई सारे सेक्टर्स, कई सारे स्पेसेस हैं जिस पर आपको खास तौर से नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले डिफेंस प्लेस पर नजर रखें। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं जिसके चलते डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी आज खास तौर से नजर होनी चाहिए क्योंकि PNGRB ने नए टैरिफ जो है उसको तय किया है, इसके चलते यहाँ पर फोकस रहेगा। साथ ही इंफ्रा स्टॉक्स पर नजर और हीरो मोटोकॉर्प और ऑटो स्टॉक्स पर खास तौर से नजर क्योंकि कल आने वाले ऑटो बिक्री के आंकड़े। उससे ठीक पहले हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट में बदलाव की खबरें इस वक्त आ रही है और साथ ही कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर व्हीकल सेल्स की यहाँ पर अनुमान अगर देखें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर बनते हुए। बाजार खुलते हुए 17,200 क्लियरली जहां हम देख रहे थे पिछला
पूरा हफ्ता पिछले 2 हफ्तों से जो गिरावट हावी हो रही थी, नई सीरीज की शुरुआत में सारी की सारी गिरावट वॉश आउट होते हुए एक उम्मीद की किरण 17,200 के पार निफ्टी में इस वक्त कामकाज 17,000 के लेवल को लगातार हम टेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस वक्त करीब 150 अंकों की बढ़त के साथ मजबूती पर निफ्टी खुलता हुआ। बैंक निफ्टी में भी मजबूती कायम, 300 अंकों की मजबूती 40,244 के स्तर पर इस वक्त बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ कामकाज। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक के सारे स्टॉक्स आपसे स्क्रीन पर आ जाएंगे। बड़े दिग्गज बैंक्स में तो मजबूती है ही। एचडीएफसी ट्विंस लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को संभालते हुए आज भी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड में अच्छी मजबूती। करीब 1400 एडवांसेस के सामने 400 डिक्लाइंस के आंकड़े जो दिख रहे हैं क्लियरली बयां करते हैं कि बाजार का मूड, माहौल, बाजार का सेंटिमेंट जो है काफी मजबूत इस वक्त नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट्स हो, टेक्नोलॉजी काउंटर्स में भी अच्छी तेजी दिख रही है। टीसीएस देखें, एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखें, करीब 1.5 से 2% तक की तेजी है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आज भी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ करीब 3-3.5% की मजबूती। और इस बीच कंजम्पशन थी, नेस्ले का स्टॉक, HUL, इन तमाम स्टॉक्स में भी मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिला। एक क्विक चेक इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर फोकस है, कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। हर सेक्टर, हर पॉकेट में यहाँ पर देखिए जी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज, चाहे फिर आईटी सेक्टर हो, बैंक्स, फाइनेंशियल्स हो, कंजम्पशन हो, ऑटोमोबाइल स्पेस हो। बाजार में इस वक्त गेनिंग मोमेंटम या टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की अगर बात करें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस लिस्ट में सबसे आगे आपको मिलेंगे एचडीएफसी ट्विंस, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में अच्छा एक्शन। रिलायंस ने भी बाजी मारी है, 2280 के लेवल्स, अच्छी मजबूती। वहीं इन्फोसिस और टीसीएस, तो क्लियरली रिलायंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और आईटी सेक्टर से मजबूती। आईटी सेक्टर से तो अच्छी मजबूती दिख रही है। इनफैक्ट अडानी स्टॉक्स पर भी नजर रखनी होगी। आप लार्ज कैप में अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स को देखें तो वहीं निफ्टी मिड कैप में अडानी विल्मर पर भी नजर रखें, क्योंकि न्यूज़ है कि अपने अराउंड अबाउट $1 बिलियन तक के फंड रेज करना चाहते हैं, प्राइवेट बॉन्ड प्लेसमेंट, और उसके चलते कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी कर रहे हैं। लेकिन मिड कैप में और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको वापस आते हुए आज दिखाई दे रहे हैं, तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट, आईटी पर वहाँ नजर रखें। और इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स एनर्जी स्पेस से, DSW एनर्जी से स्टॉक्स में आपको मूव दिख रही है। और इनफैक्ट PB फिनटेक वापस आता हुआ दिख रहा है। सीमेंट स्पेस में अच्छे लॉन्ग्स रोल ओवर हुए भी हैं। डालमिया भारत पर 2% की मूव आज है। अशोक लेलैंड फ्रॉम आईटी स्पेस, और गिरने वाले काउंटर में ल्यूपिन पे 10 ऑब्जर्वेशंस आई हैं, इंपैक्ट दिख रहा है, 3% नीचे है। इनफैक्ट गैस काउंटर्स में आपको गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, ये भी नीचे दिख रहे हैं। और मैक्स हेल्थ केयर में लगभग 1.5% की गिरावट है। मेटल इस वक्त अंडर परफॉर्म, मेटल ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक, इसमें तो खैर डिविडेंड का भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है, और आज मेटल जितना ग्रेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स, बैंक्स एंड आईटी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या नोट कर? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टॉक बन गया है, तो ये जरूरी है इस समय देखना कि अगर आपके लॉन्ग पोजीशन हैं तो जल्दी में काटिए मत, होल्ड करके देखिए। ये देखिए 60 रुपए 2 मिनट खुले हुए बाजार को, यानी इसमें पाइलअप हो रहे हैं। 2300 रुपए क्रॉस हो गया। परसों का लो था 2206, परसों या उसके एक दिन पहले का, और 100 रुपए आपको 3 दिन के अंदर मिल गए। उसके बाद टेक्नोलॉजी अगेन बीटन डाउन है और नैस्डैक में रैली के हिसाब से आ रहा है। तो हमारे कुणाल ने किसने दिया था, कुणाल फरार ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी दिए थे। कुछ और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ गुंजाइश है, वहाँ भी काफी गुंजाइश है। टेक महिंद्रा, HCL टेक में प्रमोटर बाइंग हो रही है, और आईटी में अभी गुंजाइश है। और जो मैंने आपको बताया, बैंक्स, ICICI और एक्सिस दोनों हेल्प कर रहे हैं। संतोष, टेक्नोलॉजी में टॉप स्टॉक पिक कौन सी होगी आपकी? यस, आज आईटी स्टॉक में अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लार्ज कैप में जाए तो मेरा पिक रहेगा इन्फोसिस, क्योंकि वहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग बेस था 1370 के आसपास, वहीं से बाउंस बैक करते नजर आ रहा है, तो यहाँ पे नजर रखना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है वो मिड कैप में से साइन का काउंटर, इस स्टॉक की बात करें तो लगातार आईटी स्पेस को आउट परफॉर्म कर रहा था। एक पुल बैक देखने को मिला फ्राइडे के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वहाँ इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। साइन पे नजर रखना चाहिए, इसमें एक बड़ी तेजी बन सकती है। स्टॉक में मुझे लगता है कि यहाँ पे इमीडिएटली 1060 और पोजिशनल बेसिस पे देखा जाए तो 1120 तक के टारगेट बनते हैं। नीचे में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 980 रुपए का। ये हो गया साइन। रियल एस्टेट स्टॉक्स पे लेके आइए, अगर पॉज आता है जो कि बाजार भनक आ रही है इस बात की, तो लार्ज कैप रियल एस्टेट स्टॉक्स कैसे, DLF, मैक्रोटेक, ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब पर नजर रखिए। कुणाल, आप लार्ज कैप आईटी में, लार्ज कैप रियल्टी में किस पे बेट करेंगे इस समय? वेल, DLF और रियलिटी दोनों, मतलब मोस्टली रियलिटी स्टॉक्स में अच्छे खासे मोमेंटम फिलहाल हमें देखने को मिल रही है।
एंड कहीं ना कहीं अगर आर्ली चार्ट की बात करूँ ना, तो आज के दिन में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले डीएलएफ की बात कर लेते हैं। 50 MA के ऊपर की मोमेंटम काउंटर ने स्टार्ट की है। 358 अराउंड अभी काउंटर चल रहा है एंड लोअर लेवल पे जो एसएल हम मेंटेन करेंगे वो एसएल आ रहा है 350 का। ओके, सो 350 के एसएल के साथ डीएलएफ प्रेजेंट लेवल से हम खरीदारी करके चल सकते हैं। एंड ऊपर के लेवल की बात करें तो 371 का पहला टारगेट है जो हमें देखने को मिल सकता है, जो उसका इमीडिएट टॉप था, और 371 के ऊपर 377 तक के भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। एंड सामने एक और स्टॉक है जहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। कंपेयर टू डीएलएफ ये स्टॉक कन्विक्सिंग ज्यादा लग रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है स्टॉक में, 50 MA के ऊपर भी है, ब्रेकआउट भी है, नैरो वॉलेटिलिटी से ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी काउंटर का नाम है 1044 के पास अभी काउंटर ट्रेड कर रहा है। 1044 1000 का एसएल रखेंगे, 4% का एसएल है, लेकिन कैश स्पेसिफिक बाय करके चल सकते हैं 1000 के एसएल के साथ। नाउ टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है वो है 1080 1080, और जैसे ही 1080 ब्रेक करेगा काउंटर वन वे हमें 1150 तक की मूवमेंट दिखा सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हम यहाँ से लॉन्ग करके चल सकते हैं। अभी जेएसडब्ल्यू स्टील ने प्राइस हाइक किए एचआरसी के करीब 1000 रुपए पर टन के हिसाब से। आप अभी जेएसडब्ल्यू स्टील या स्टील इन पर्टिकुलर ये एचआरसी हाइक आ गई, बाकी भी करेंगे मयूरेश? नहीं, बिल्कुल आई थिंक एक्सपेक्टेड था अजय जी। आई थिंक इनपुट कॉस्ट बढ़ चुके थे और इसलिए आई थिंक जो प्राइस इंक्रीजेस थे एचआरसी वो इनफैक्ट इवन सीआरसी जो कोल्ड रॉइल्ड कॉल्स है फाइल्स है वहां पे भी इंक्रीजेस आना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंक्रीजेस इज पॉजिटिव साइन क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है मार्जिन्स को। टाटा स्टील के मैनेजमेंट को अपेरेंटली मैं सुन रहा था फ्यू डेज बैक एंड हिज टेक वाज दैट डोमेस्टिक डिमांड रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग। यानी ग्लोबल डिमांड अगर थोड़ा फॉल्टर भी होता है, जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टील कंपनीज है उनका डिमांड बरकरार रहने की पूरी चेष्टा है, जिसके वजह से वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा। विद प्राइस इंक्रीजेस मार्जिन प्रोटेक्ट होता है जो लेवरेज देगा बैलेंस शीट। एब्सोल्युटली मेटल स्टॉक्स में बाइंग इस वक्त नजर आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी हम देख रहे हैं एक अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। लेकिन सीमेंट प्लेज स्टॉक्स लेकर आए अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, एसीसी, तमाम स्टॉक्स में शार्प अप मूव बाजार खुलने के साथ ही नजर आए हैं। काफी सारे पॉजिटिव हैं और पिछले पूरे हफ्ते सीमेंट स्टॉक्स की परफॉर्मेंस हमने देखी है। डिमांड और प्राइसिंग सिनेरियो इंटैक्ट नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स प्राइसिंग को लेकर एक खबर ताजा अगर इंडस्ट्री की माने तो ये भी है कि प्राइस हाइक का अटेम्प्ट लिया जा सकता है, जो कि 1 अप्रैल यानी कि कल से लागू हो सकता है। खबर है, इस पर नजर जरूर रहेगी। लेकिन सीमेंट प्लेस में राहुल, ग्रासिम, अल्ट्राटेक हेवी वेट से नहीं मिड कैप पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। सीमेंट पूरा पैक ही अच्छा लग रहा है। अगर आप जेके सीमेंट देखेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट देखेंगे, पूरा पैक इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट्स फॉर शॉर्ट टर्म बाउंस। उनमें से आज के डे में अगर आप कोई स्टॉक को देखना चाहते हैं तो ग्रासिम इज ऑन आवर रेडार। तो ग्रासिम जो है कंपैरेटिवली सीमेंट पैक में जो इंट्राडे चार्ट देखेंगे सबसे बेस्ट चार्ट है प्योरली फॉर इंट्राडे। थोड़ा शॉर्ट टर्म देखेंगे तो जेके सीमेंट का चार्ट बेटर लग रहा है। तो ग्रासिम if somebody wants to initiate a trade they can initiate a trade with a stop loss 1600 का stop loss रख सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 1695 का। कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है मल्टीपल एवरेजेस में ग्रासिम। तो दिस इज वन पिक दैट वी हैव। सीमेंट पर टेक्निकल आउटलुक मयूरेश आपसे भी जानना चाहेंगे। अब नवंबर 2022 से रॉ मटेरियल प्राइस कूल ऑफ हमने देखा है। पेट कोक हो चाहे कोल हो, क्रूड करेक्शन के भी बेनिफिशियरी ये स्टॉक्स। क्या ये कह सकते हैं कि सीमेंट प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल प्राइस ईजिंग के बेनिफिट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इस वक्त? एब्सोल्युटली मानसी, एंड इनफैक्ट आई थिंक जो मार्जिन एक्सपेंशन होगा तिमाही दर तिमाही आई थिंक काफी सब्सटेंशियल होने वाला है। आप जो पेटकोक प्राइसेस की बात कर रही थी, बोथ हाई ग्रेड एंड मीडियम ग्रेड पेटकोल प्राइसेस में बहुत ज्यादा करेक्शन देखा है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। इसलिए जो प्योरली आई थिंक कोक करेक्शन के वजह से EBITDA पे एक्सपेंशन दिखेगा, लार्ज प्लेयर्स लाइक अल्ट्राटेक हो या अदर सीमेंट प्लेयर्स ऑल्सो 200 से 400 रुपए पर मेट्रिक टन में आई थिंक स्ट्रेट इजाफा देख सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दूसरा विद फ्रेट कॉस्ट और जो क्रूड प्राइसेस हैं, फ्रेट कॉस्ट विल कम डाउन सब्सटेंशियली और कहीं ना कहीं इम्प्लाइड इम्पैक्ट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 80 to 100 रुपीज पर मेट्रिक टन। लास्ट क्वार्टर में थोड़े वॉल्यूम्स पुश डेफिनेटली हुए थे, बट विद द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दैट इज हैपनिंग, ये तिमाही और नेक्स्ट तिमाही सीमेंट प्लेयर्स के लिए सबसे बेस्ट रहती है। एंड विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड एट अ फास्ट पेस बिफोर द जनरल इलेक्शंस, मुझे लगता है सीमेंट काउंटर्स डेफिनेटली फोकस पे रहेंगे। स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक डेफिनेटली रडार पे रहेंगे।
वैल्यूएशन आप ऑलवेज डिस्प्यूट कर सकते हैं, बट लीडरशिप स्टॉक है, नेशन वाइड प्रेजेंस है, और कहीं ना कहीं आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स विल बी सब्सटेंशियली बेटर इन माय ओपिनियन। तो सीमेंट पे इस पे डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। सीमेंट स्पेस पे ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट हम पिछले 2 हफ्ते से बात कर रहे हैं, सीमेंट में इन स्टॉक्स में मूव आ भी चुकी है। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे आप स्टॉक्स देखें लगभग 7300 से चलते चलते पिछले हफ्ते में इनमें मूव देखने को मिली है। ग्रासिम पिछले हफ्ते भी चल रहा था लेकिन अभी भी रडार पर एक्सपर्ट्स के है, और साथ ही डालमिया भारत जैसे काउंटर्स में पिछले हफ्ते भी मूव थी। आज भी इनमें इनफैक्ट एक्शन है। अब एक्शन क्या, शुगर स्पेस पे, इन स्पेसेस पे, डिफेंस अच्छा चल रहा है, इन स्पेसेस पे तो है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या अब दूसरे स्टॉक जैसे नेस्ले पर आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले शायद राहुल बात कर रहे थे, नेस्ले में एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है। बलरामपुर चीनी भी हम कुणाल के साथ डिस्कस कर रहे थे, वहां पर भी मूव है। और बैंक्स में, मिड कैप बैंक्स में क्या बंधन बैंक जैसे काउंटर्स भी और बड़ी मूव दिखा सकता है। इन 3 काउंटर्स में से बंधन बैंक, नेस्ले और साथ ही बलरामपुर चीनी, इन तीनों स्टॉक्स में से अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दे सकता है संतोष, कौन सा आप पसंद करेंगे? सबकी बात करें तो नेस्ले ने तो ऑलरेडी मोमेंटम देख चुका है। मुझे लगता है बलरामपुर चीनी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने 355-350 के आसपास बहुत अच्छा बेस बनाया है और स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब हो रहा है, तो यहाँ पे नजर रखना चाहिए। जैसे ये 390 का लेवल क्रॉस करता है तो शायद हमको 405-410 तक का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे में हमको 390 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 390 के बाद और फ्रेश मोमेंटम बनेगा। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं क्योंकि आज HAL हो, BEL हो, इन सब में स्टॉक्स में अच्छी मूव है। बैंक्स आपको अच्छी खासी तेजी के साथ, इनफैक्ट गैप अप में चेस करने के बाद अब कहाँ पैसा बन सकता है इससे जरूर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि गैप अप में 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट्स तो बैंक्स में निकल गए। लेकिन लार्ज कैप बैंक्स आज हमारे स्टॉक्स एक्सपर्ट्स के रडार पर भी हैं। कुछ जो दूसरे स्टॉक्स हैं, अडानी पैक में भी एक अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। अडानी पैक से कोई स्टॉक आपके रडार पर आएगा राहुल? तो अदानी पैक में से सबसे बेस्ट जो लग रहा है वो अदानी पोर्ट्स है। तो आज भी अगर आप देखेंगे अडानी पोर्ट्स एक डिमांड जोन में, जो कि वेडनेसडे को क्लोज हुआ था, मार्केट एक डिमांड जोन में क्लोज हुआ था और उसी डिमांड जोन से बाउंस होके आज अदानी पोर्ट्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इंट्राडे होल्डिंग के लिए नहीं, अगर शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए रखना चाहते हैं आउट ऑफ द एंटायर पैक, अदानी पोर्ट्स बेटर लग रहा है। एक और पॉइंट अदानी पोर्ट्स के बारे में कि जब भी फॉल आता है ना अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, आप नोटिस करेंगे कि अदानी पोर्ट्स भी फॉल होता है बट रिस्पेक्ट करता है लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस को इंट्राडे चार्ट्स पे और रिस्पेक्ट करता है हर एक डिमांड जोन को। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है स्टॉक में। तो ये मद्देनजर रखते हुए हम लॉन्ग इनिशिएट करना चाहते हैं अदानी पोर्ट्स पे। स्टॉप लॉस रख सकते हैं बिलो 2 दिन का लो के पहले, विच इज अराउंड 605, एंड फॉर हायर साइड टारगेट्स। राहुल, कुछ मिड कैप स्टॉक की तरफ नजर करते हैं। स्पंदना स्फूर्ति लेके आई है, परसों भी अच्छे मोमेंटम में था, आज भी 4-5% ऊपर चल रहा है। जरा इसके चार्ट्स देख के बताएं क्या पॉसिबल है, क्या लेवल्स इसमें आ सकते हैं? स्टॉक का नाम स्पंदना स्फूर्ति था। स्पंदना स्फूर्ति, जी हाँ, 517 का भाव है। या ओके, तो जब तक ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं करता, इस पे हम बाय नहीं इनिशिएट करेंगे। एक्चुअली 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज सबके नीचे है। ओनली पॉजिटिव साइन आज का जो गैप अप हुआ है ना स्पंदना स्फूर्ति में, दैट हैज ट्रिगर्ड अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन नो श्योर थिंग, जो एक लेस पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है, एंड RSI पे भी क्या है जो एक मोर पॉपुलर इंडिकेटर है। तो ये मोमेंटम अगर कैरी ऑन करे ऑल द वे क्रॉस 540, तब हम एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बट अंटिल देन सेल ऑन रैलीज ही रहेगा और बाय नहीं करेंगे इस स्टॉक को। जरा PI इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखें, भाव तो 3000 के आसपास ही है जो अभी 10-15 दिन पहले भी था, लेकिन करंट है स्टॉक के अंदर 2% ऊपर है, करीब 60 रुपए। क्या ये 3200 रुपए के जोन में जा सकता है? इस भाव पर लेना चाहिए कुणाल? वेल PI इंडस्ट्रीज अभी फिलहाल 3000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है, एंड हाली चार्ट पे एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो व्यू पॉजिटिव साइड का, ये प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। और नीचे जो एसएल आएगा वो 2870 का है, यानी कि 130 रुपीज का एसएल है, तो कैश के लिए परफेक्ट काउंटर है। बाय करके चलने की सलाह है 2870। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है
वो टारगेट है 3180 और जैसे ही आपके 3180 का काउंटर ब्रेक करता है तो वन वे अपसाइड में काउंटर कहीं ना कहीं 3350 तक की भी मूवमेंट हमें स्टॉक दिखा सकता है एंड एक फॉलिंग एज फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पैटर्न वाइज तो काफी अच्छी मूवमेंट हमें बाय करके चलना चाहिए स्टॉक। ठीक है, पीआई इंडस्ट्रीज को आप बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। संतोष, जो स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, रिलायंस तो ऑफ कोर्स इंडेक्स को ऊपर खींच भी रहा है, अच्छा चल रहा है, आईटी दूसरा परफॉर्मिंग स्पेस चल रहा है। इसके अलावा एनर्जी पैक से भी एक बार व्यू बताएं, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पर, गैस काउंटर में एमजीएल जैसे काउंटर्स पर, क्योंकि इनके अच्छे रोल ओवर्स भी रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग आइडिया? स्ट्रक्चर बुलिश है, आज थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड कर रहा है, बट इसमें देखें तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, फ्लैग फॉर्मेशन बनते दिख रहा है, तो यहाँ पर नजर रखना चाहिए। अगर आज का हाई क्रॉस होता है तो मुझे लगता है यहाँ और तेजी बन सकती है, 1020 तक ये स्टॉक जा सकता है, नीचे 970 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओएनजीसी की बात करें तो ये भी एक पुल बैक के बाद अपने 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करते नजर आ रहा है। हालांकि इसको 153 रुपए पे 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है, 153 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर इसमें शायद एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा वेट करें ओएनजीसी में, लेकिन एमजीएल पे नजर रखना चाहिए। और बात बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि प्रोपेन जो गैस होती है, सऊदी अरामको ने प्रोपेन में प्राइसेस बहुत जोर से काट दिए हैं, और प्रोपेन जो है वो इन महानगर गैस वालों के कंपटीशन में बिकती है, मोरबी में और कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में 23% प्राइस कट रही है, तो उसकी वजह से एमजीएल को थोड़ा हाइटेंड कंपटीशन बन सकता है, तो इस पर थोड़ा नजर रखिए। अजय, गुजरात गैस भी एक बार देखिए, क्योंकि वो भी जरूरी है, गुजरात गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या है कि ये सब गैस काउंटर में ना कहाँ पे बदलाव आ गया, कहाँ पे रेगुलेटरी मामला चेंज हो गया, एक आम निवेशक के लिए और ट्रेडर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। गुजरात गैस ये देखिए, वो भी हालांकि नीचे से बाइंग आई है, लेकिन ये मैटर एक इम्पॉर्टेंट है जो बताना जरूरी था। सारी गैस स्टॉक में नीचे से बाइंग आ रही है इनफैक्ट, और इनमें रोल ओवर है, एमजीएल जैसे काउंटर्स में अच्छे रोल ओवर देखने को मिल रहे हैं। गुजरात गैस, आईजीएल, इन पर क्या व्यू रहेगा? कुणाल आप बताएं। गुजरात गैस की बात करें एंड जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम मुझे देखने को मिल रही है, ऊपर की मोमेंटम देखने को मिल रही है। ओके, नो डाउट आज एक हाई वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिली है, बट काउंटर कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बना रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि काउंटर ने 452 के अराउंड के लो बनाए हैं, पहले भी 452 का सपोर्ट लेके काउंटर है हमें ऊपर में 510 520 तक के हाई बनाते हुए देखने को मिला है। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। नीचे जो ऐसा लाएगा, थोड़ा सा लंबा ऐसा लाएगा 448 का। टारगेट की बात करें गुजरात गैस में, तो पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो 498 का, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 510 का दूसरा टारगेट भी हमें गुजरात गैस दिखा सकता है। एंड एमजीएल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा रोल ओवर हमें एमजीएल में देखने को मिला था। नाउ एमजीएल में हमें इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एंड 980 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से इसमें भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। नीचे एसएल जो आएगा एज पर द फ्लैग फॉर्मेशन वो है 940 का, तो बाय करके चलो। ऊपर का टारगेट की बात करें तो जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वो है 1050, और जैसे वो ब्रेक होता है 1080 के भी टारगेट हमें एमजीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो दो स्टॉक गुजरात गैस, एमजीएल, दोनों में यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। जीएल और गुजरात गैस स्टॉक्स पर अब भी बाइंग इनिशिएट होते हुए दिख रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स पर तो बाय कॉल सी इस वक्त जो प्रोपेन गैस की खबर आई है इस पर जरूर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन रेलवे स्टॉक्स पर एक बार डिस्कशन करते हैं। आईआरसीटीसी और आरवीएनएल दोनों स्टॉक्स में अच्छी मजबूती। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, आईआरसीटीसी के चार्ट्स देखें करीब 1.5% की तेजी, और आरवीएनएल में भी एक शार्प अप मूव बाजार खुलने के साथ। इस तेजी पर टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए। यस, आईआरसीटीसी की बात करें तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने, लेकिन आप एक बात देखें तो 555 के आसपास इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, क्योंकि जुलाई 2022 में भी यहीं से बॉटम आउट हुआ था स्टॉक, और फिर हमने एक बाउंस बैक देखा था। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल बनता है। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो उसके लिए क्लियर एक डिफाइंड 550 का स्टॉप लॉस रहेगा, और स्टॉक अगर यहाँ से रैली करना स्टार्ट करता है तो शायद हमको 650 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आईआरसीटीसी में मोमेंटम उतना नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। दूसरा था आरवीएनएल की बात करें तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बेटर लगता है, क्योंकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है और अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ मुझे लगता है खरीदारी कर सकते हैं। आप 65 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 74 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। जीआर इंफ्रा पर राहुल एक बार राय दीजिए। एनएचएआई से 6 प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी को 5300 करोड़ तक के ऑर्डर्स मिले हैं। ऑर्डर विंस के चलते इंफ्रा स्टॉक्स तो फोकस में। जीआर इंफ्रा के लिए ताजा खबर, और 6% की तेजी इस वक्त स्टॉक दिखा रहा है।
GR इंफ्रा पे अभी बाय इनिशिएट नहीं करेंगे हम लोग। तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज मिसिंग टू क्लोज आउट 20-डे EMA के ऊपर ऑल द वे फ्रॉम मार्च ऑफ लास्ट ईयर। तो एक साल तक स्ट्रगल कर रहा है 20-डे EMA के ऊपर क्लोज करने के लिए। जब भी थोड़ा ऊपर जाता है वापस रिट्रेसमेंट आ जाता है। एक अपर ट्रेंड चैनल जो है उसका कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया, और इसका ब्रेक होगा ओनली अबव 1240 लेवल्स। तो तब तक हम इस पे बाय नहीं इनिशिएट करेंगे अभी GR इंफ्रा पे। अच्छा, इंडिगो पे जरा चार्ट लेके आइए। इंडिगो पे आज इन्वेस्टेक ने काफी अच्छी रिपोर्ट निकाली, कहते हुए कि कहीं ना कहीं इसको हायर कंपटीशन का फायदा मिल रहा है क्योंकि इसकी पोजीशन बहुत मजबूत है इंडस्ट्री में। स्टॉक 3.5%, 70 रुपये ऊपर है, और क्रूड भी नीचे आ गया है। क्रूड 78-79 पे एवरेज घूम रहा है। क्या अभी भी लेट नहीं हुआ है? इसमें एक बड़ा ब्लॉक आने के डर से स्टॉक 2200 वाला ऑलमोस्ट 1700 गया था, या अभी लगता है आपको पुल बैक पर ही लेना चाहिए? संतोष? यस, आज मेरी नज़र इंडिको के चार्ट पे थी क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो रहा था, ब्रेकडाउन आते दिख रहा था, तो वही ऑब्जर्व करना था कि फॉल्स ब्रेकडाउन है या एक रियल ब्रेकडाउन है। लेकिन आज उसमें फॉल्स ब्रेकडाउन देके रिवर्सल दिखा है। तो नॉर्मली अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में और तेजी से बाउंस बैक देखने को मिलता है, और स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आने में कामयाब हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकती है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 1950 तक के रहेंगे, और नीचे 1860 का स्टॉप लॉस रहेगा। और वैसे भी अप्रैल में बहुत सारी छुट्टियां आ रही है, तो इसके लिए एक तो वो भी पॉजिटिव ट्रिगर है। अप्रैल में आप कहीं बनाने जा रहे हैं छुट्टी? प्लानिंग में अभी फाइनल कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ठीक है। 15 छुट्टियां टोटल 15 छुट्टियां आपने गिन के रखी हैं? हाँ, सही कर रही हैं। क्योंकि डिजिटल टीम की शिफ्ट लगा ली थी, तो हमें डिवाइड करना था कि कल जो गया उससे लेकर 1 मई तक में 15 छुट्टियां। क्या बात है, अच्छा आपने इनपुट दे दिया है। सब अपनी छुट्टियां प्लान कर पाएंगे ठीक से। राहुल, ये बताइए कि अगर इंडिगो चल रहा है, क्रूड के नीचे आए थे, एशियन पेंट क्यों नहीं चल रहा है? एशियन पेंट के लिए सही लेवल्स क्या होंगे एंट्री लेने के लिए? करंट मार्केट प्राइस पे भी एशियन पेंट्स डेफिनेटली एक अच्छा बाय। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म नजरिया रखेंगे ना, 2580 पे जो सपोर्ट जोन है वो 2580 तक है, और करंटली जो प्राइस आप देख रहे हैं वो एक सपोर्ट जोन में ही है। तो एशियन पेंट्स जनरली एक स्टॉक है, जब स्लगिश होता है तो स्लगिश का बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, और जब मोमेंटम पिकअप करता है तो एक साथ मोमेंटम पिकअप करता है। तो अभी वो स्लगिश फेज में है। थोड़ा वंस इट कैचेस मोमेंटम जो होगा 2900 के ऊपर, 31, 3200 बहुत आसान टारगेट्स लग रहे हैं, बट डेफिनेटली बाय है एशियन पेंट्स करंट लेवल्स पे। राइट, इस बीच रिलायंस 3% तेज है, और आपको पिछले कुछ मिनटों में बैंक्स में और फर्दर बाइंग भी देखने को मिले, जिसमें से ICICI बैंक जिसने लीड किया है, कोटक बैंक में आपको मूव दिखी है, और आपको कुछ फार्मा काउंटर्स भी ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज हो, डिविस लैब हो, ये 2 काउंटर्स भी इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। इस वक्त तो डिफेंसिव स्ट्रेंथ नहीं है, इस वक्त तो एग्रेसिव बेट्स लेने का समय है, लेकिन फिर भी डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, इन स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं आप? फार्मा काउंटर्स में कुछ एक वापस, इनफैक्ट लुपिन जैसे काउंटर्स भी, चाहे भले ही इतना वीक नहीं हुआ 10 आपत्तियों के बाद भी, इनमें कहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है संतोष, जो फर्दर अपसाइड के लिए कहीं प्ले कर सकती है? ये और इंटायर फार्मा स्पेस की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ एक बाइंग इंटरेस्ट बनते दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं सिलेक्टिव बाइंग होती दिख रही है। आज मार्केट का मूड बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में है। जहाँ मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो एक डेविस लैब पे नजर रखना चाहिए, वहाँ भी एक बॉटम बनते दिख रहा है 2750 के आसपास। और टेक्निकली डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। तो ये तीनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ से आप इन काउंटर्स पे आउट परफॉर्म की राय दे रहे हैं, लेकिन अच्छा ओपन इंटरेस्ट तो आपको अब इनफैक्ट इंडिगो के स्टॉक में भी अभी अजय डिस्कस भी कर रहे थे, 3.5% तेज इंडिगो है। अब इनफैक्ट ग्लैनमार्क में भी थोड़े से आपको लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या बड़ी मूव्स और डिफेंस किसी और काउंटर में होगी, या फिर HAL 3.5%, BEL लगभग 7% की तेजी के साथ क्या फर्दर अपसाइड के लिए इन स्टॉक किसी एक स्टॉक में प्ले कर सकते हैं राहुल डिफेंस में? आप जी शिपिंग जैसे काउंटर्स को भी ऐड कर सकते हैं। BEL आप इंट्राडे के लिए देखेंगे तो मोमेंटम इज लुकिंग गुड ऑन द अपसाइड, बट सारे काउंटर्स अभी भी ब्रेकआउट नहीं किए हैं। अपना जो रेंज चल रहा है ना, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल में चल रहे हैं मोस्ट ऑफ दीज काउंटर्स इंक्लूडिंग BEL। तो हम वेट करेंगे जब तक कोई एक साइड में ब्रेकआउट हो। एक दिन का मूव इंट्राडे के लिए हेल्प कर सकता है मोमेंटम के लिए प्ले करना,
बट शॉर्ट टर्म के लिए वेट करेंगे टू इनिशिएट अ बाय BEL में या HAL में। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हैं उसके चलते ये सारे स्टॉक्स में मजबूती और इसमें एक रब ऑफ इफेक्ट HL में भी, क्योंकि HL में इस वक्त कोई ताज़ा ऑर्डर विन की खबर नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। LNT, कुणाल, LNT पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है LNT पर और इस ब्रोकरेज का तो इनफैक्ट ये कहना है LNT पर UBS की रिपोर्ट आई है, मार्जिन्स में रिकवरी और आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छा एक्शन दिख सकता है और हम देख भी रहे हैं LNT के स्टॉक प्राइस में करीब 1% की तेजी, 2770 के टारगेट्स UBS की रिपोर्ट LNT पर दे रही है, खरीदारी की राय कायम। टेक्निकली चार्ट्स पर कहां तक अपसाइड आपको दिखती है? की बात करें टेक्निकली देखने जाए तो एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट फिलहाल काउंटर ने लिया हुआ है एंड लाइकली चांसेस है कि सपोर्ट के बेस पे स्टॉक हमें एक ऊपर की मोमेंटम दिखा सकता है। एंड इंट्राडे चार्ट की बात करें ना तो 50 MA के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन हो रहा है। प्रेजेंट लेवल पे 2165 के अराउंड स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 2120 के SL के साथ बाय करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात करें ऊपर के लेवल पे तो पहला टारगेट जो है वो 2210 का है एंड वो जैसे ब्रेक करता है काउंटर हमें 2245 2245 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो LNT प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। LNT भी अच्छा चल रहा है, आज 1% ऊपर है, लेकिन इसने 2200-2300 के लेवल्स देखे हैं एक महीने पहले, तो इसके अंदर जगह थोड़ी ऊपर की खुली हुई है। हमारे साथ मितुल शाह हैं बात करने के लिए कि ऑटो स्टॉक्स में किस तरह का प्रदर्शन रह सकता है मंथली सेल्स पे और इस वैल्यूएशन पे कौन से अच्छे लग रहे हैं स्टॉक। मितुल, कौन सा सवाल आप पहले जवाब देंगे, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं या नंबर किसके तोड़फोड़ आएंगे इस बार? नंबर सभी के सबड्यूड होने की ज्यादा आवश्यकता दिख रही है क्योंकि गुड़ी पड़वा फेस्टिवल बहुत ग्रेट नहीं हुआ है, वेदर इट इज टू व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल। सो इस वक्त वी विल थिंक के एंसिलरी कंपनीज जो रिप्लेसमेंट डिमांड पे ज्यादा निर्भर करती है, ये टायर कंपनीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि OEMs पे। ये आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि OEMs ने पीछे प्राइस हाइक भी लिया और इनफैक्ट ग्लोबली काउंटर्स, सेमीकंडक्टर काउंटर्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं। तो ऐसे में कौन से OEM स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होंगे इस वक्त? OEM में ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में इंप्रूवमेंट है बट वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है हमें। सो टू व्हीलर में सबड्यूड डिमांड कंटिन्यू चल रही है, एक्सपोर्ट भी खराब सिचुएशन में दिख रहा है। विद इन ओवरऑल OEM कॉमर्शियल व्हीकल्स आर बेटर प्लेस। कॉमर्शियल व्हीकल्स में जैसे कि ट्रक्स में और बसेस में अभी भी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू है जो एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स तक चालू रहेगा। सो उस बेसिस पे अशोक लेलैंड पे ध्यान दे सकते हैं। अशोक लेलैंड कैन रिलेटिवली आउट परफॉर्म विद इन एंटायर ऑटोमोबाइल स्पेस। अच्छा मितुल, डिमांड पर आपसे थोड़ी सी राय जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले दिनों ही हमने देखा कई सारी कंपनियों ने प्राइस हाइक अनाउंस किए हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू भी होने जा रहे हैं। इसका असर डिमांड पर किस तरह का पड़ता दिख सकता है आपके हिसाब से? डिमांड में ऑलरेडी वीकनेस चालू ही है बट ये कंपनीज के मार्जिन्स भी अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन। कमोडिटी स्टेबल है बट बाकी इन्फ्लेशन जो एनर्जी कॉस्ट इन्फ्लेशन है, अदर ओवरहेड्स इन्फ्लेशन, उसके वजह से मार्जिन्स आर लोअर देन द हिस्टोरिकल एवरेजेस। सो प्राइस इंक्रीज लेना एक आवश्यक चीज है OEMs के लिए बट डिमांड वीकनेस के चलते हम ये ध्यान देते हैं, वी एज्यूम के प्राइस इंक्रीज वुड बी वेरी मिनिमम और वो सिलेक्टेड मॉडल्स जहां पे डिमांड और वेटिंग पीरियड ज्यादा है वहां पे प्राइस इंक्रीज ज्यादा आएगा। जो एंट्री लेवल कार्स है या एंट्री लेवल व्हीकल्स जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी कंज्यूमर्स को ज्यादा दिखती है वहां पे बहुत ही मामूली इंक्रीज लिया जाएगा। सो ओवरऑल एवरेज इंक्रीज ये लोग मेंटेन करेंगे बट इट वुड बी डिफरेंशियल बिटवीन द एंट्री लेवल वर्सेस हाई एंड मॉडल्स। स्पेस पे भी आप बताएं वहां क्या प्रेफर्ड बेट होंगी? वो स्पेस भी इस रीसेंट गिरावट में ज्यादा वीक नहीं हुआ था, वहां पर अब भी कहां स्ट्रेंथ दिखती है? कहां सुनाई नहीं दिया? ऑटो एंसिलरी स्पेस, JBM ऑटो, ल्यूमिक्स जैसे काउंटर, इन सब में कहां? ऑटो एंसिलरीज में वी आर पॉजिटिव ऑन टायर कंपनीज राइट नाउ क्योंकि टायर कंपनीज में डिमांड इंप्रूवमेंट रिप्लेसमेंट साइड से दिख रही है और ऑन द अदर हैंड रॉ मटेरियल जो टायर्स कंपनीज का होता है नियरली मोर देन 50% इज लिंक विद द क्रूड प्राइसेस। तो क्रूड प्राइस के नीचे आने की वजह से यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन का एक अच्छा आगे के रिजल्ट्स के परिणामों में अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है। तो टायर्स कंपनीज में सीएट और अपोलो टायर्स पे
हम ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं कंपेयर टू अदर ऑटो एंसिलरी कंपनीज। सीएट और अपोलो टायर्स आपको पसंद है ऑटो एंसिलरी में। मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाजार में तेजी बढ़ रही है, 75 रुपए का अपमूव तो सिर्फ रिलायंस में आ रहा है, बैंक्स में अच्छी तेजी है और आईटी में भी। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आइए, कई बार वो निगलेक्ट हो जाते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आइए रेटे साहब, वहां आपको बहुत सॉलिड मूव्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ और स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। संतोष, JSW एनर्जी में आज एक खबर आई है और उन्होंने अपना एक एक्विजिशन फिनिश किया है, लेकिन 244-45 से मिल रहा है। ऊपर काफी बड़ा भाव था सर, कुछ 400 के आसपास पहुंच गया था, 380, वहां से करेक्ट होके 180, वहां से 245। क्या ये लेने वाला टाइम है अभी भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से? 220 के सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। हालांकि मेरी नज़र 250 का जो रेजिस्टेंस है इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकलता है तो ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अभी 5 रुपए के बाद ही इसको एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जो एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ले रहे हैं 250 के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 250 क्रॉस करता है हमको 270 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। और अभी हम हॉलीडेज की बात करें तो मेरे हिसाब से होटल शेयर्स पर भी नजर रखना चाहिए, वहाँ भी एक फ्रेश मोमेंटम बन रहा है और शायद इस मंथ में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने रॉयल ऑर्किड, लेमन ट्री जैसे स्टॉक्स और इंडियन होटल जैसे स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, वो मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। नहीं रहे और एविएशन स्टॉक्स तो चल रहे हैं, साथ में होटल स्टॉक्स भी चल रहे हैं। ये देखिए संतोष की नजर होगी अपनी बुकिंग के लिए, हाँ, साथ में देखा होगा कि स्टॉक्स भी चल रहे हैं, लेकिन सस्ते नहीं मिलेंगे, इसलिए पैसे कमा लीजिए। सुनना है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं रूम रेट। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। रेमंड को लेके आई रेटे साहब, अभी लास्ट 15-20 मिनट में रेमंड के स्टॉक में अच्छा मूव आया है। कुणाल, ये देखिए रेमंड डेज हाई 40 रुपए 1250 के करीब पहुंच गया है। इसका प्रीवियस हाई 1500 था, अभी रिसेंट हाई, वहां से करेक्ट होके 1200 गया था। क्या ये जा सकता है वापस उस जोन में कुणाल? काफी अच्छी मोमेंटम हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी। बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन वहां पे बना था एंड वॉल्यूम की बात करें तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ पर्टिकुलर फॉर्मेशन बनी थी। सो कहीं ना कहीं बुलिश रिवर्सल मोमेंटम हमें आगे और भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल की बात करूं तो 1330 का पहला लेवल है एंड जैसे 1330 अगर ब्रेक करता है काउंटर तो हमें ऊपर में 1560 1560 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक कंसर्न है कि फ्रेश बाय करके नहीं चल सकते, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो लोअर लेवल पे जो एसएल आ रहा है वो है जो बॉटम बनाया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि 1100 के अराउंड का वो है। सो जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बनाई उनके लिए व्यू बनेगा, पहला जो लेवल है वो 1330 का है, होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे ही वो क्रॉस करेगा 1560 तक के भी लेवल हमें रेमंड में फॉलोअप मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहले 1330 और उसके बाद 1500 के भी पार जा सकता है रेमंड का स्टॉक की राय। मजबूती 3.5% तक के इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, हर तरफ अच्छी मजबूती देख रहे हैं। लीडिंग सेक्टर्स प्राइवेट बैंक स्पेस, निफ्टी प्राइवेट बैंक स्पेस को दिखाएं, करीब 300 अंकों की मजबूती है। इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर भी, निफ्टी आईटी में भी आउट परफॉर्मेंस और साथ साथ एफएमसीजी प्लेज अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। स्टॉक्स लाइक HUL देखें, डाबर देखें, वरुण UBL देखें, वरुण बेवरेजेस देखिए। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे एफएमसीजी प्ले में कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो कि आपके रेडार पर आ रहा है, क्योंकि अच्छी मजबूती यहाँ पर भी दिख रही है। कंजम्पशन थीम, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग इस वक्त। बिल्कुल, जैसे भी मैंने पहले भी कहा कि आईटीसी इज आवर प्रेफर्ड पिक एफएमसीजी सेक्टर में करंटली, और हम आसानी से देखते हैं जो पुराना हाई है आईटीसी का, जो आई थिंक कुछ 10-12 रुपए दूर है, वो आसानी से तोड़ सकता है। स्टॉक जो है कॉन्स्टेंटली मोमेंटम दिखा रहा है इवन मार्केट के डाउन डेज पर, तो आईटीसी आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लेकेंगे तो स्टॉप लॉस ऑफ आईटीसी विल बी अराउंड 360-365 के बीच में, जहां पे एक सपोर्ट जोन है, तो वहां पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और ओल्ड ऑल टाइम हाई जो है 393 के आसपास, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू क्रॉस। एक और बात बोलना चाहूंगा कि सुबह हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है 17,220 के ऊपर मोमेंटम देखेगा, और आप देखेंगे वही हुआ है कि 60 पॉइंट डायरेक्टली ऊपर गया है इन लेस देन हाफ एन आवर, जब 17,220 क्रॉस हुआ निफ्टी के केस में। ओके, श्योर, ठीक है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स में भी देख लेते हैं जहां पर आपको मूव दिख रही हैं। लिंडे इंडिया जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव है। इनफैक्ट अब कुछ दूसरे स्टॉक्स जो ऊपर आए उसमें ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स में भी मूव है। और इनफैक्ट बैंक्स में आपको कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतोष, मिड कैप स्पेस में कहाँ और अपसाइड दिख रहा है? ये इन स्टॉक्स पर क्या एक व्यू रखना चाहिए? लिंडे इंडिया जैसे स्टॉक्स में 4.5% की मूव आज है, क्या और बढ़ सकती है? कोविड का भी ट्रिगर जब जब चलता है ये स्टॉक्स चलने लग जाते हैं।
ये लिंडेस्ट इंडिया की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। कोविड के अलावा भी इसमें देखें तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका सपोर्ट है, स्टॉक इंडस्ट्रियल गैस में काम करता है। और जो अपना इसका पुराना हाई था 4160 के आसपास का, मुझे लगता है वो क्रॉस होते नजर आएगा। और ये स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है, मुझे लगता है आसानी से इसमें 5000 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक पे नजर रखना चाहिए। नीचे 3900 का सपोर्ट है, ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 4400 का, दूसरा टारगेट रहेगा 5000 का। इसने पिछले 6 महीने में अच्छी मूव्स दिखाई भी हैं और अभी आप 5000 तक के लिए एक पोजिशनल व्यू बता रहे हैं आप इस स्टॉक पर, ठीक है। लेकिन इस बीच जो लार्ज कैप बैंक्स में तेजी अब दिख रही, तेजी सस्टेन्ड है ऑलरेडी। 550 पॉइंट्स आपको बैंक्स पे दिख रहे हैं, बैंक इंडेक्स पे दिख रहे हैं। ICICI बैंक आपको 2.5% तेजी के साथ दिखाई दे रहा है और तमाम दूसरे काउंटर्स में भी अच्छी मूव है। एक्सिस हो, IT काउंटर्स अच्छे चल रहे हैं। तो बैंक्स और IT और रिलायंस तीनों अच्छा तीनों स्पेस स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं। लेकिन फर्दर और अपसाइड के लिए अगर राहुल आप 17,220 के बाद के मोमेंटम पर अगर एंट्री पॉइंट ढूंढते तो अब आप इन स्पेस कौन से स्पेसेस में स्ट्रेंथ ढूंढेंगे? डेफिनेटली एक स्पेस होगा। तो बैंक निफ्टी का अगर आप स्पॉट चार्ट देखेंगे तो 4200 के ऊपर मोमेंटम है। जैसे 17220 मैंने निफ्टी में कहा था, बैंक निफ्टी के केस में वो लेवल 4200 के ऊपर है एंड ऑल द वे टिल 4800 कुछ लेवल नहीं है स्टॉप करने के लिए। करंटली 40,450 के आसपास चल रहा है, तो अभी भी 300-350 पॉइंट है अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी में। फिर उसके बाद 4800 और 41,200 के बीच में एक कंजेशन जोन है, जहां पे इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 4800 के पहले एग्जिट कर जाइए और 41,200 के बाद अगेन वी कैन इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे बैंक्स में, तो जैसे आपने कहा ICICI बैंक इज डेफिनेटली लुकिंग गुड अमंग ऑल द अदर स्टॉक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक स्टॉक है इंडियन बैंक, जो हालांकि आज परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो इंडियन बैंक भी सून यू विल सी इंडियन बैंक जॉइनिंग द पार्टी इन द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल। सेक्टर बैंक की बात की राहुल, बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि आज सुबह से ही पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में काफी पैनलिस्ट बोल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी बातचीत चल रही है निकुंज की, देखिए आपके विजुअल्स भी आ रहे हैं साइड में, और जो कमेंट्री निकल के आ रही है वो ये है कि 14 से 15% का क्रेडिट ग्रोथ जारी रहेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि जो साल उनका बीता साल है जो मार्च में ख़त्म हो रहा है, आगे आने वाला साल उससे बेहतर रहने की उम्मीद है। और क्रेडिट ग्रोथ के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ से भी क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो सकती है। SBI इन पर्टिकुलर पे ज़रा बताएं राहुल, अपना क्या व्यू बन रहा है इस भाव पे लिया जाए तो अगर आप इंट्राडे देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेटर बेट है देन SBI, बट अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए होल्डिंग के लिए SBI इज इक्वली गुड एज कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए स्प्लिट कर दीजिए कि कौन सा स्टॉक आप लेने वाले हैं। SBI अभी करंटली हैज टू क्लोज ओवर 530-531 लेवल्स, वो लेवल के ऊपर यू कैन सी मोमेंटम फिर से SBI पे। तब तक एक थोड़ा स्लगिश बिहेवियर रहेगा क्योंकि अभी भी एवरेजेस के ऊपर नहीं गया है। दूसरी बात, एक कप एंड हैंडल जो बहुत ही पॉपुलर पैटर्न माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो पैटर्न अभी बन रहा है SBI में, जो 531 के ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है अगर वो पैटर्न सस्टेन हुआ तो SBI शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वेट करेंगे। हालांकि इंट्राडे में अगर आप मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ बेटर प्ले। बैंक ऑफ बड़ौदा इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से अच्छा दिख रहा है, लेकिन SBI इस वक्त अगर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर बीटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव निकुंज बात कर रहे हैं SBI के चेयरमैन दिनेश खारा साहब से, और फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्स वहां से आ रहे हैं जिसके फ्लैशेस लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जहां पर अच्छी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर राहुल एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। BSE लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को देखिए, अच्छा शार्प अप मूव है। CDSL के स्टॉक में भी अच्छी तेजी इस वक्त नजर आ रही है, करीब 3-3.5%, और BSE लिमिटेड में 5-5% तक के अप मूव है। MCX हालांकि रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्या राय होगी यहाँ पर? BSE तो अभी फिलहाल हम नहीं बाय इनिशिएट करेंगे। तीनों नाम जो आपने बोला है उसमें से बेस्ट कैटेगरी MCX, बेस्ट स्टॉक MCX लग रहा है, क्योंकि MCX जो है सपोर्ट ले रहा है एवरी टाइम देयर इज अ डाउनवर्ड मूव इंडेक्स में। MCX की हालांकि आज बाय मत कीजिए, जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो है अराउंड 1540 लेवल्स, तो 1540 के ऊपर ही बाय इनिशिएट कीजिएगा। आज फिलहाल बाय नहीं इनिशिएट कीजिएगा। आज अगर कोई बाय इनिशिएट करना चाहते हैं, हम सुबह भी DLF का रिकमेंडेशन दिए थे, जो ओपन हुआ था 354, अभी 360 के ऊपर चल रहा है, तो अभी भी इस स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बचा हुआ है। तो 362 तक तो मिनिमम टारगेट डेफिनेटली वन कैन होप फॉर, विच इज अबाउट ऑलमोस्ट 1% अवे।
की पिक को आपकी हमने नोट डाउन किया है और MCX और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में इस वक्त एक्शन लेकिन थोड़ा रुकने की राय मिलती हुई दिख रही है। ऑटो सेक्टर में अच्छा अपमूव दिखा है, ऑटो बिक्री के डेटा आने वाले हैं, उससे ठीक पहले अगर आप देखेंगे हीरो मोटर कॉर्प, टाटा मोटर्स, M&M, आयशर मोटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस वक्त हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन संतोष, आपसे मैं सोना कॉमस्टार और अशोक लेलैंड पर राय जानना चाहूंगी। करीब 2-2.5% की तेजी दिखा चुके हैं स्टॉक्स। ये सोनाकॉम की बात करें तो एक हेल्दी करेक्शन के बाद स्टॉक 400 रुपए के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक रेजिस्टेंस है इसको 425 का, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी और प्रीवियस स्विंग हाई भी है। 425 अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हमको 440 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 400 एक अच्छा स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। 400 होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो स्टॉक में फिर से रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अशोक लीलैंड की भी बात करें तो स्टॉक में भी एक हेल्दी एक अच्छी गिरावट के बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल करीबन 134 रुपए के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ भी प्रॉब्लम यही है कि 20 डे मूविंग एवरेज 140 के आसपास आ रहा है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 140 का लेवल क्रॉस करने में अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर हमको एक शॉर्ट कवरिंग रैली 144 146 तक के लेवल की ओर देखने को मिल सकती है। कि 1.25% की तेजी हम देख रहे हैं पावर ग्रिड के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिली है। कुणाल, एनर्जी स्पेस अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, इस स्पेस से जुड़े सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन है, चाहे फिर वो IOC हो, BPCL हो, गेल हो, पावर ग्रिड हो। कोई पिक यहाँ से अगर आप चुनना चाहें? आज के दिन में नो डाउट एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें एनर्जी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब में अगर कोई स्टॉक है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है तो है गेल इंडिया लिमिटेड, जो अभी चल रहा है 105। नाउ काउंटर जो है आली चार्ट पे 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड कहीं ना कहीं मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले भी काउंटर ने 102 के अराउंड का सपोर्ट लेके हमें ऊपर में देखने जाए तो 112 तक की मोमेंटम दिखाई थी एंड आज भी काउंटर में वो रिदम हमें देखने को मिल रही है। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की राय है 102 के एसएल के साथ ना। ऊपर के टारगेट की बात करूं तो 112 का पहला टारगेट है जो काउंटर हमें दिखा सकता है। 112 अगर ब्रेक करता है तो काउंटर में और भी बढ़िया से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें 116 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से 102 के एसएल के साथ गेल बाय करने की सलाह बनेगी यहाँ पे। एब्सोल्युटली। लगातार बाजार में तेजी बढ़ती हुई 17,200 के पार खुलने के बाद 17,300 की तरफ कूच करता हुआ निफ्टी करीब 150-200 अंकों की तेजी और 600 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में नजर आ रही है।